कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है। वहाँ पर एक तांत्रिक व्हाइट स्नेक को परेशान कर रहा था, तो ये देखकर एक हैंडसम एंड जेंटल लड़का आकर उस व्हाइट स्नेक को बचा लेता है। फिर वो व्हाइट स्नेक एक लड़की में बदल जाता है। उस लड़की को उस हैंडसम एंड जेंटल लड़के से प्यार हो गया था। ये दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रहे थे, पर तभी ही वहाँ पर वो तांत्रिक आकर इन दोनों को जुदा करने की ट्राई करता है। तांत्रिक कहता है कि सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी। उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से बेटी उठ जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। फीमेल लीड का नाम शंजी था। वो कहती है कि केक कहाँ पर है, तो डैड कहते हैं कि वो तुम्हें खा गया। शंजी कहती है कि डैड आपने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने सारे कपड़े धो दिए थे, तुम्हें क्या पहनता। फिर हम कहानी के मेल लीड जीजाव को देखते हैं। वो रिच, एरोगेंट, रूड एंड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। वो शंजी के ही स्कूल में आया था। उसके साथ उसका एक बटलर भी था। जीजा उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल में रहना है, तो बटलर कहता है कि ठीक है मास्टर, आपको यहाँ पर डोमेट्री में रहना पड़ेगा। वो उसके रूममेट के बारे में उसे बता रहा था। इसका नाम वीरेन है और इसे एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं आता, बाकी सारी चीज़ों में ये खनचक्कर है। दूसरा है चुवान, इसे पूरा स्कूल बंदर कह के बुलाता है। एंड तीसरा हमारा सेकंड मेल लीड युतांग है। ये कॉलेज का चार्मिंग प्रिंस है और सारी लड़कियां इस पर जान छिड़कती है, पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि और कोई नहीं पर हमारी फीमेल लीड शंजी थी। जीजाओ को तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसकी नज़र तायाकी के शॉप पर जाती है, तो वो तायाकी खरीदने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तायाकी एक खाने की चीज़ का नाम है। जब जीजाओ वहाँ पर जाता है तो शंजी वहाँ पर पहले से ही थी। दोनों ही एक ही साथ में बोलते हैं कि मुझे तायाकी चाहिए। तो यहाँ पर पहली बार ये दोनों कुछ इस तरह से मिलते हैं। शॉपकीपर कहता है कि मेरी शॉप में बस एक ही तायाकी बची है। शंजी कहती है कि मैंने पहले कहा था तो मैं इसे ले जाऊंगी। जीजाव कहता है कि नहीं। वो अपने बटलर को बुलाता है। बटलर रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जीजाव ने पहले कहा था। वो कहता है कि तुमने 0.5 सेकेंड पीछे बोला। शंजी कहती है कि तुमने ये कब किया, तो जीजाव कहता है कि साइंस, तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा ना। वो साइंस के बारे में उसे लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है, तो शंजी पैसे देकर उस तायाकी को खरीद लेती है। वो तायाकी को लेकर जा रही थी तो जीजाव उसे रोकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है। शंजी कहती है कि थरकी कहीं के दूर रहे मुझसे। एक चाटा खाने के बाद जीजाव कहता है कि क्या मैं थरकी लग रहा हूँ, मुझे जल्दी से कपड़े बदलने हैं। शंजी कहीं पर भागकर जा रही थी, पर वो नीचे गिर जाती है। तभी ही वहाँ पर उसके पास युतांग आता है। युतांग उसे लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज में आज जब फंक्शन का दिन था, तो ये लोग वहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं। सारे कॉलेज के बच्चे तो खुश थे, पर जीजाव को यह सब कुछ बोरिंग लग रहा था। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो शंजी युतांग को स्टेज पर बुलाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ। आज 15 साल हो गए, आज मेरी उम्र 20 साल है, तो मैं शादी करने के लायक हूँ, तो तुम क्या मुझसे शादी करोगे। सभी लोग कहने लगते हैं कि युतांग जल्दी से उसे हाँ कहो। युतांग कहता है कि सॉरी। ये सुनकर सभी लोग शॉक। शंजी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शंजी के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि क्या तुमने कोई नया पार्टनर बना लिया है, तो युतांग कहता है कि नहीं। तो कोई कहता है कि क्या तुम मर्दों को पसंद करते हो, युतांग कहता है कि नहीं। वीरेन कहता है कि तुम दोनों भी ना, तुम्हें मुझे और शव ये को देखकर कुछ सीखना चाहिए। शव ये कहती है कि हमने कब डेटिंग स्टार्ट की, तो वीरेन कहता है कि हमने ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट तो की थी। शव ये कहती है कि कब की, और पहली बात कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। ये दोनों यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं, तो शंजी कहती है कि कोई मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। वहाँ पर एक दो नाम की लड़की थी, वो उनके बीच आती है, पर शव ये उसे धक्का देकर दूर करती है, जिसके कारण दो का टॉय नीचे गिर जाता है। अपने जान से प्यारे खिलौने का ये हाल देखकर दो को गुस्सा आता है एंड वो युतांग को एक मुक्का मार देती है। दूसरी तरफ जीजाओ स्टेज पर आया था, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट था, तो उसे अपने बारे में कुछ बताना था। तभी ही वहाँ पर उड़ता हुआ युतांग आता है एंड जीजाओ एंड युतांग दोनों में ही एक्सीडेंटली किस हो जाता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट उन दोनों की ऐसी पिक्चर्स खींच लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो सभी से माफी मांग रही थी। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे अंदर सुपर पावर है। आगे जीजाओ ने सभी को ट्रीट दी थी, तो ये सभी लोग उसे थैंक यू कह रहे थे। आगे वो सभी लोग जीजाओ को अपना इंट्रो देते हैं। जब युतांग वहाँ पर आता है तो जीजाव का मुंह बिगड़ जाता है उस किस की वजह से।
आगे जीजाऊ अपने बारे में कुछ बताने के लिए चाह रहा था। वो बटलर से कहने वाला था पर बटलर तो गायब था। चुआन कहता है कि आज शेंजी का बर्थडे है तो तुम भी हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग कैराओके में थे। युतंग और जीजाऊ उस किस की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे एंड मुंह फुलाकर बैठे थे। दो को तो उन दोनों में बीएल कपल नजर आते हैं। वो अपने मन में ही एक स्टोरी बना लेती है एंड काफी ज्यादा खुश हो रही थी। शेंजी आकर कहती है कि दो तुम इतना हंस क्यों रही हो, पर तभी ही उसका ध्यान जाता है कि जीजाऊ वही तायाकी खा रहा है जो कि उसने युतंग को दी थी। शेंजी ने उस तायाकी के अंदर वेडिंग रिंग को छुपा कर रखा था। वो जल्दी से जीजाऊ को लेकर वॉशरूम जाती है एंड उसकी पीठ पर मार मार कर उस रिंग को बाहर निकालती है। अगले सीन में चुआन सभी को लेकर भूतिया बंगले पर जाता है। सभी लोग तो डर रहे थे पर जीजाऊ अकेला ही अंदर चला जाता है। ये सभी लोग भी दो की जोड़ी बनाकर अंदर जाते हैं। शेंजी युतंग के साथ आई थी। उसे अंधेरे से काफी ज्यादा डर लग रहा था तो वो उसे पूछती है कि युतंग तुम्हारा फर्स्ट किस कैसा रहा। युतंग कहता है कि इसके बारे में बात मत करो। तो वो उसे पूछती है कि वैसे तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, जब मैं छोटी थी तब भी मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा था, तब भी तुमने मना ही कर दिया था। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो हमें शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो उससे शादी नहीं करना चाहता था तो वो कहता है कि तुम 20 साल की हो गई हो पर मैं अभी 22 का नहीं हुआ हूँ। शेंजी कहती है कि मैं इंतजार करूंगी कि तुम कब 22 साल के हो जाओगे। युतंग का ध्यान अपनी खुली शूलेस पर जाता है तो वो उसे बांधने के लिए जाता है एंड ऐसे ही शेंजी शादी के बारे में बातें करती हुई आगे निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों को ही पता लग गया है कि वो दोनों ही खो गए हैं। शेंजी जल्दी से युतंग को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ शाओये और वीरेन दोनों साथ में थे। वीरेन ये से कहता है कि क्या हम दोनों ने अपना रिलेशन ऑनलाइन फिक्स नहीं किया था। वो उसे किस करने के लिए चाह रहा था तो ये उसे एक चाटा मार देती है। चुआन भी एक चनहन नाम की लड़की के साथ आया था। वो उसे कहता है कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर डर लगे तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। चनहन कहती है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, पर तभी ही चुआन के कंधे पर आकर कोई हाथ रखता है तो उसे लगता है कि ये चनहन का हाथ है, पर चनहन तो उसके पीछे खड़ी थी। वो जब देखता है तो वो सचमुच का भूत था। दोनों ही चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज़ शेंजी भी सुनती है। वो डर के मारे एक कमरे में चली जाती है। वहाँ पर एक शीशा था। उस आईने के पीछे से जब जीजाऊ निकलता है तो शेंजी डर जाती है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम हो। आगे वो दोनों ही उस शीशे को देखने लगते हैं। शेंजी काफी ज्यादा डर रही थी तो जीजाऊ उसे कहता है कि भूत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। साइंस उसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा ना। पर तभी ही कोई भूत आकर उनके सामने से गुजरता है। ये दोनों ही वहाँ से जल्दी से भागने के करते हैं एंड जल्दी भागने के चक्कर में ये लोग सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं एंड इन दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। अगले सीन में ये दोनों बेहोश थे। हम आसमान की ओर देखते हैं। वहाँ से एक कॉमेट गुजर रहा था। यहाँ पर इन दोनों के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी आती है एंड इनकी बॉडी बदल जाती है। शेंजी उस भूतिया घर में ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी एंड युतंग को बुला रही थी। युतंग उसके सामने आता है एंड कहता है कि शेंजी मेरा पीछा करना बंद कर दो, क्योंकि मैं और वो। तभी ही उसके पीछे से जीजाऊ निकलता है। वो दोनों शेंजी के सामने किस करने वाले थे तो शेंजी कहती है कि नहीं, पर तभी ही वो इस भयानक सपने से उठ जाती है। शेंजी अभी युतंग की बॉडी के अंदर थी एंड उसे ये बात पता नहीं थी तो वो बस नॉर्मल ही एक्ट कर रही थी। वो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तंग तंग कहाँ पर है। ये दोनों कहते हैं कि तंग तंग। चुआन कहता है कि इन दोनों का रिश्ता क्या इतना ज्यादा बढ़ गया। वीरेन कहता है कि नहीं, लगता है कि जीजाऊ सभी लोगों को इसी तरह से बुलाता है। वो दोनों ही उसे साउ साउ कह के बुलाते हैं। शेंजी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ही वहाँ पर युतंग आता है एंड उसके बाजू वाले बेड पर चला जाता है। वो कहता है कि शेंजी तुम उठ गई। शेंजी कहती है कि मैं तो यहाँ पर हूँ। वो जल्दी से बाजू वाले बेड को देखती है एंड वो कहती है कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। जब वो अपने आप को देखती है तो वो कहती है कि मेरे लंबे बाल, मेरे ब्रेस्ट वो कहाँ चले गए। ये दोनों ही एक ही साथ में चिल्लाते हैं। शेंजी कहने वाली थी कि वो ये नहीं है, पर जीजाऊ उसका मुंह बंद कर देता है एंड उसे लेकर बाहर जाता है। जीजाऊ उसे कहता है कि मुझे तो इसमें कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नजर नहीं आता, हमारी बॉडी स्वैप कैसे हो गई। शेंजी कहती है कि मेरे लंबे बाल, मेरे बूब्स और मेरी स्कर्ट, ये तीनों लोग उसे दूर से देख रहे थे। शेंजी कहती है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तो जीजाऊ उसे कहता है कि बोलना बंद करो और कुछ सोचो। यहाँ पर वीरेन और चुआन युतंग से कह रहे थे कि लगता है कि शेंजी ने युतंग को ग्रीन हैट पहना दी है। शेंजी अपने सर को पटक रही थी तो जीजाऊ से रुक कर कहता है कि ये मेरी बॉडी है और तुम इसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। दूर से इन लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा था। शेंजी कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं ये सच तंग तंग को भी नहीं बता सकती वरना वो मुझे पागल समझेगा। जीजाऊ कहता है कि ठीक कहा तुमने, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो वो तुम्हें साइको ही समझेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा।
पड़ेगा। वो कहती है कि हाँ। जीसव कल डॉर्मेट्री की ओर जा रहा था तो शेंजी उसे रोक कर कहती है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। जीसव कहता है कि वो अभी एक लड़की की बॉडी में है तो वो उसे जाने नहीं दे रही थी एंड उसे गालियाँ देने लगती है कि थरकी कहीं के। तभी ही वहाँ पर युतांग आकर शेंजी को दूर करता है। युतांग कहता है कि शेंजी मैं क्या तुम्हें छोड़ दूँ। जीसव कहता है कि जरूरत नहीं है, मेरे खुद के पैर है तो मैं चला जाऊंगा। उसके जाने के बाद वीरेन कहता है कि चलो हम भी अपने डॉम में जाते हैं। शेंजी तो ये सुनकर खुश हो जाती है कि अब वो मेल डॉम में जाने वाली है। जब ये लोग रूम में पहुंचते हैं तो शेंजी जल्दी से युतांग के बेड पर कब्जा कर लेती है। वो कहती है कि युतांग क्या रोज यहीं पर ही सोता है। ये तीनों लोग उसे देख रहे थे। युतांग कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। वीरेन कहता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। शेंजी कहती है कि हाँ मेरा ना सर दुख रहा है तो मुझे थोड़ी देर आराम करना है। यहाँ जीसव भी कल डॉर्मेट्री में आ गया था। वो जब अपने बेड पर जाने वाला था तो ये सभी लोग कहती है कि ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। ये सुनकर जीसव उनके साथ बैठ जाता है। तभी ही उसे शेंजी का कॉल आता है। वो कहती है कि वीरेन कब से सीटी बजा रहा है तो मुझे सूसू लग गई। मुझे टॉयलेट जाना है पर मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे उस चीज को देखना पड़ेगा। तो तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो। जीसव कॉल कट कर देता है। ये देखकर शेंजी को गुस्सा आता है पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड टॉयलेट जाकर आती है। वो कहती है कि मैंने उस चीज को नहीं देखा पर अगर जीसव को टॉयलेट लगा और वो ऐसे ही चला गया तो वो तो मेरी बॉडी देख लेगा। आगे वो दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं। जीसव उसे कहता है कि मैं बुक में कोई आइडिया ढूंढ रहा हूँ कि हमें अपनी बॉडी कैसे वापस मिल सकती है। शेंजी कहती है कि हाँ जल्दी करो पर रुको, तुमने मेरे अंदर के कपड़े क्यों नहीं पहने हैं और तुमने मेरे बालों का ये हाल क्या कर दिया। जीसव कहता है कि और तुम क्रिसमस ट्री बनकर क्यों घूम रही हो। शेंजी उसे कुछ स्किन प्रोडक्ट देती है ताकि वो अपनी स्किन का कुछ ज्यादा ध्यान रखे। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुम क्या टॉयलेट गए तो वो कहता है कि हाँ। शेंजी कहती है कि क्या तुमने उसे वाइप किया तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो चिल्ला देती है। अगले सीन में वो दोनों सीढ़ियों के सामने खड़े थे। शेंजी कहती है कि मैंने टीवी में देखा था तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है। इतना कहते ही वो जीसव को लेकर कूद जाती है। वेल उनका बॉडी स्वैप तो नहीं होता पर उनकी कमर जरूर टूट जाती है। शेंजी कहती है कि ये काम क्यों नहीं किया। अरे हाँ उस दिन हमारा एक्सीडेंटली किस हुआ था। तो वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जीसव उसे रोक रहा था। फिर वो उसे दूर धक्का देकर वहाँ से जाने वाला था तो शेंजी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि नहाने के लिए। तो वो उसे रोक कर कहती है कि प्लीज मत जाओ। वो उसका पैर पकड़ लेती है एंड उसे जाने ही नहीं दे रही थी। तो जीसव कहता है कि छोड़ो मेरा पैर। वो कहती है कि तुम मेरी बॉडी को नहीं देख सकते क्योंकि मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं। जीसव कहता है कि ऊपर उठो एंड चलो मेरे साथ। तो वो उसके साथ चली जाती है। आगे शेंजी उसे कहती है कि तुमने ब्रा क्यों नहीं पहना। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें वो पहनना नहीं आता। आगे वो उसकी बात लेने में मदद कर रही थी तो जीसव कहता है कि तुम्हें मुझे जितना देखना है देख सकती हो पर मेरे प्यार में मत पड़ जाना। वो कहती है कि बकवास करना बंद करो। जीसव कहता है कि मेरे लिए गाना गाओ तो वो मुंह फुलाकर गाने लगती है। आगे शेंजी बाकी लोगों के साथ बाथरूम में थी। वो शर्मा रही थी कि अब वो क्या करे पर फिर वो सोचती है कि अब तो वो एक लड़के की बॉडी में है तो वो ये कर सकती है। वो जल्दी से अपना शर्ट ऑफ करती है। वो जब जीसव की बॉडी देखती है तो वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ पर वीरेन आकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारी भी अच्छी है। आगे वो लोग नहाने के लिए जाने वाले थे तो शेंजी ने टॉवेल लपेटा था। ये दोनों कहते हैं कि तुम क्या कोई लड़की हो। वो कहती है कि नहीं तो। तभी ही युतांग उसके सामने कुछ इस तरह से आता है। शेंजी तो बस उसे देखते ही रह जाती है। उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये दोनों कहते हैं कि अब ये क्या चक्कर है। फिर तो पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि जीसव को लड़के पसंद है, वो एक गे है। ये खबर घूमते घूमते जीसव तक पहुंच जाती है तो जीसव शेंजी को मिलने के लिए बुलाता है। जीसव उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि सभी लोग मुझे गे समझने लगे हैं। शेंजी कहती है कि मैं क्या करूं, मैं अपने केमिकल रिएक्शन को नहीं रोक सकती पर हाँ आगे चलकर मैं तुम्हारी रेपुटेशन का ध्यान रखूंगी। बदले में तुम्हें तांग तांग से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पेश आना है। उसे सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का मैसेज भेजना है। जब तक तुम मेरी बॉडी के अंदर हो तब तक तुम्हें मेरे और तांग तांग के रिलेशन को मेंटेन करना होगा। तभी ही वहाँ पर युतांग आ जाता है। वो कहता है कि शेंजी मैं तुम्हें तुम्हारे टॉम में छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि जरूरत नहीं है। शेंजी उसे देखती है तो वो कहता है कि ठीक है। कुछ दिन बाद जीसव जा रहा था तो युतांग उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो उसे हेलमेट पहनाने लगता है तो जीसव कहता है कि ये कितना ज्यादा अगली है। इतना कहते ही वो चला जाता है। यहाँ पर युतांग ये सारी बातें शेंजी को बता रहा था। शेंजी कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। युतांग को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना था तो वो सोचती है कि मुझे क्यों नहीं पता है कि ये कोई जॉब भी करता है।
युतंग उसे कहता है कि मैं बार में काम करता हूँ। ये सुनकर शंजी अपने मन में कुछ ऐसा ख्याली पुलाव बना लेती है। वो कहती है कि तुम किस टाइप के इंसान हो। युतंग कहता है कि मैं बार में वेटर का काम करता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो। वो कहती है कि फिर ठीक है। युतंग कहता है कि इसके बारे में शंजी को कुछ भी मत बताना, वरना वो चिंता करेगी। आगे वो वैक्स कर रही होती है, तभी ही उसे चन्हान का मैसेज आता है कि शंजी, तुम्हारी ये जो न्यू हेयर स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा कूल है। ये सुनकर शंजी गुस्से से जीजाओ के पास जाती है एंड उसे कहती है कि तुमने मेरे लंबे बाल को काट लिया, तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई। वो उस पर चिल्ला रही थी तो जीजाव कहता है कि मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने ये कर दिया, पर तभी ही उसका ध्यान उसके पैर और अंडर आर्म्स पर जाता है। वो कहता है कि मेरे बाल कहाँ गए। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बाल के लिए लड़ने लगते हैं। युतंग आकर जीजाव को पकड़ता है। वो कहता है कि शंजी रुक जाओ, पर जीजाव उसे धक्का देकर फिर से उसके साथ लड़ने लगता है। फिर से बेचारा युतंग इन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को अलग करता है। जब शंजी टॉम में वापस आती है तो वो खुद को चाटा मार रही थी। वो सोचती है कि ये तो जीजाव की बॉडी है, मैं इसके साथ जो चाहे कर सकती हूँ। जुआन और वीरेन आकर कहते हैं कि ये तुम कर क्या रहे हो, तो शंजी कहती है कि मैं इस तरह से अपने फेस को थोड़ा स्लिम कर रही हूँ। ये सुनकर ये दोनों भी अपने आप को चाटा मारने लगते हैं एंड कहते हैं कि अब तो हमारा भी फेस थोड़ा स्लिम हो जाएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को चाटा मारते हैं और कहते हैं कि दूसरे को मारने की फीलिंग कुछ और ही होती है। शंजी डर रही थी कि कहीं वो इसी तरह से बूढ़ी ना हो जाए। जीजाओ बुक में से कोई इलाज ढूंढ रहा था तो शंजी उसे कहती है कि मैंने ऐसे केसेस के बारे में बहुत स्टडी की है, काफ़ी सारी मूवीज़ और ड्रामास देखे हैं और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो उस दिन हमारे साथ हुआ था वही सारी चीज़ें हमें फिर से करनी होगी। जीजाओ कहता है कि ये चीज़ें हम पहले नहीं कर चुके हैं, तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर तायाकी खाने जाती है, उसके बाद कैराओके जाती है। वहां जाने के बाद वो उसे मारती है। फिर वो दोनों सीढ़ियों से कूदते हैं। इस बार भी इन दोनों का सिर्फ पिछवाड़ा ही टूटता है, कोई बॉडी स्वैप नहीं होता। जीजा उसे कहता है कि किस करना चाहती हो तो कर सकती हो। शंजी किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर वो कहती है कि आज बारिश नहीं हो रही है तो हम रुक जाते हैं। तभी ही बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। जीजा कहता है कि लो आ गई बारिश। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो शंजी उसे मना कर देती है। तो जीजाव कहता है कि तुमने क्या अभी तक अपना फर्स्ट किस नहीं किया है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जीजा उसे कहता है कि देखो तो कितनी अमेजिंग बात है, मैंने तुम्हारा और युतंग दोनों का ही फर्स्ट किस चुरा लिया है। शंजी कहती है कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करोगे, वैसे तंग तंग को अभी तक मैंने किस नहीं किया है, मेरी तो उससे शादी भी नहीं हुई है, क्या मैं इसी तरह से मर जाऊंगी। जीजा उसे कहता है कि तुमने उसे शादी के लिए पूछा, क्या उसने हाँ कहा। वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ यहीं पर ही। जीजा उसे ऐसे सोते हुए देखकर कहता है कि ये तो नोबिता से भी फास्ट निकली। उसे ऐसे सोते हुए देखकर जीजा उसे किस करने वाला था पर वो नहीं करता। वो अपना कोट निकाल कर उसे उड़ा देता है। यहाँ पर शंजी अपने सपने में कुछ ऐसा देख रही थी, वो अचानक से ही उठ जाती है। जीजा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तो वो चली जाती है। आगे जब वो दोनों हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो जीजा उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मसल्स इतने ज़्यादा कमज़ोर है। शंजी कहती है कि हर वक्त तंग तंग मुझे लेने के लिए आता था तो मुझे इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता था, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। तभी ही वहाँ पर युतंग आता है तो शंजी उसे नीचे उतार कर कहती है कि तुम उसके साथ जाओ। युतंग जीजाओ को उठाकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को इस तरह से देखकर शंजी खुश हो रही थी एंड दूर से चन्हान उसे खुश होते हुए देखकर सोचती है कि पता नहीं ये लड़का करना क्या चाहता है। अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं। यहाँ पर जीजा उसे कहता है कि हमें अपनी अंडर को सर्जरी करवानी पड़ेगी। शंजी मना करती है तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि हाँ, अगर मैं मर गई तो मेरे जाने के बाद तंग तंग का क्या होगा। तभी ही वहाँ पर शाओ ये आकर कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। शंजी कहती है कि धोखा, हम दोनों रिलेशन में ही कब थे। तो चन्हान कहती है कि पिछले एक वीक से तुम शव ये की तारीफ किए जा रहे हो, कभी उसकी नेल की तारीफ करते हो तो कभी उसके कपड़ों की तारीफ करते हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम शव ये को पसंद करते हो। जीजाओ कहता है कि तुमने मेरी पीठ पीछे कौन से कांड किए हैं। शव ये कहती है कि मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। शंजी ठीक से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी तो शव ये कहती है कि फैसला हो गया है, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। अगले सीन में ये दोनों वापस आ रहे थे। शंजी उसे कहती है कि मुझे अंधेरे से डर लग रहा है तो प्लीज तुम मेरे साथ चलो। जीजा उसे कहता है कि अब तुम एक मर्द की बॉडी के अंदर हो एंड अभी भी तुम्हें डर लग रहा है। शंजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर जब जीजा वहां से चला जाता है तो वो फिर से डरने लगती है। रास्ते में उसे युतंग मिलता है। युतंग ने काफ़ी ड्रिंक करी हुई थी।
वो उसे कहता है कि शेंजी आजकल बदल गई है। जीसाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि वो काफ़ी ज़्यादा भोली है, आसानी से किसी पर भरोसा कर लेती है। वो काफ़ी क्यूट एंड लवली है, तो तुम अगर उसे प्यार करते हो तो अभी के अभी उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शेंजी सोचती है कि यही वर्ड सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे थे। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी ही यूतांग को उल्टी आ जाती है। ये देखकर शेंजी उसे उठाकर डॉम में ले जाती है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम चौशी था। चौशी कहती है कि मैं यूतांग के साथ बार में ही काम करती हूँ, वो अपनी कीस को लेना भूल गया था तो मैं उसे देने के लिए आई हूँ। इतना कहते ही वो चली जाती है। शेंजी सोचती है कि यह लड़की तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, पर यूतांग इसे कैसे जानता है, कब से जानता है और मुझे इसके बारे में क्यों पता नहीं है। पर फिर वो यूतांग को लेकर डॉर्मेटरी में वापस आती है। यहाँ पर यूतांग उसे कहता है कि शेंजी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं हम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे कमा रहा हूँ। शेंजी ये सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन जब वो जीसाओ से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। वो उसे कहती है कि तंगतंग को हमारे बारे में शायद पता लग गया है, तो अब मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। इतना कहते ही वो जाती है। अभी यूतांग सो रहा था तो उसे सोते हुए देखकर शेंजी उसे किस करने वाली थी। ये दोनों कहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। तभी ही अचानक से यूतांग उठ जाता है, कहता है कि जीसाओ तुम ये कर क्या रहे हो। शेंजी सोचती है कि यानी कि कल जो भी हुआ इसे कुछ याद ही नहीं है। वो रोती हुए वहाँ से जाने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर जीसाओ उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम क्या इडियट हो, तुम मेरी रेप्यूटेशन को खराब कर रही हो। शेंजी कहती है कि प्लीज तंगतंग के साथ तुम मेरी डेट करने में मदद करो। वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, पर एक कंडीशन पर, तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। आगे जीसाव गर्ल्स वॉशरूम में था। वहाँ पर शाव यही आकर कहती है कि तुम न जीसाव का पीछा करना बंद कर दो, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। जीसाव कहता है कि हमारा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, चाहे तो कॉल करके पूछ लो। शाव ये उसे कॉल करती है, पर जीसाव का फोन तो उसके पास ही था, तो वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो अपने फोन से शेंजी को कॉल करता है। शाव ये कहती है कि जीसाव हम क्या डेट पर जाए। शेंजी उसे पूछती है कि क्या वहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा, तो शाव ये कहती है कि हाँ क्यों नहीं। अगले सीन में ये दोनों अपनी डेट पर आए थे। शेंजी को जीसाव का कॉल आता है तो वो कहती है कि क्या माँ घर पर आग लग गई। वो ऐसा बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है एंड सीधा जीसाव के पास आती है, क्योंकि उसे पीरियड्स आए थे। जीसाव उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ऊपर से मुझे पेट में काफी ज्यादा दुख रहा है। शेंजी उसे लेकर पैड खरीदने के लिए जाती है। ये दोनों कब से उसका पीछा कर रहे थे। शेंजी उसे लेकर पैड खरीदने के लिए जाती है। यहाँ पर वो उसे सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। आगे वो दोनों होटल चले जाते हैं। यहाँ पर भी शेंजी उसे सिखा रही थी कि इसको यूज कैसे करना है। कमरे के बाहर ये दोनों कहते हैं कि अगर यूतंग को पता चला तो वो तो जीसाव को मार ही देगा, इससे अच्छा कि ये चीज हम किसी को भी ना बताए। पर तभी ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो दो पहले से ही है। कमरे के अंदर शेंजी जीसाव का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख रही थी। उसे मसाज कर देती है, उसके लिए जिंजर टी लेकर आती है। इन लोगों को कुछ अंदर से अजीब आवाज़ आ रही थी तो ये लोग दरवाज़ा खटखटा देते हैं। जीसाव जब दरवाज़ा खुलता है तो दो कहती है कि शेंजी तुम क्या जीसाव के साथ सो रही थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शेंजी कहती है कि शेंजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं बस उसकी मदद कर रहा था। दो तो उन दोनों को देखकर एक वैम्पायर स्टोरी अपने मन में बना लेती है। वो कहती है कि जीसाव तुम क्या वैम्पायर हो, तुम क्या शेंजी को यहाँ पर लाकर उसे क्या खाने वाले थे। तो चन्हान कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं बताती हूँ। जीसाव कोई बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसे शेंजी जैसी मामूली सी लड़की से प्यार हो गया और ये प्यार होते होते यहाँ तक पहुँच गया। वीरेन कहता है कि ये भी गलत है, मैं बताता हूँ। इन दोनों की बॉडी स्वैप हुई है और ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। जीसाव कहता है कि यही सच है। शेंजी कहती है कि तुम चुप रहो। फिर वो इन सभी से कहती है कि तुम्हें क्या हम पर यकीन नहीं है। वो घुटनों के बल बैठकर कहती है कि प्लीज आज जो कुछ भी हुआ इनके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। वीरेन एंड चुआन कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तो दोस्त हैं, हम भला ये बात किसी को क्यों बताएंगे। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पूरे कॉलेज को ये बात पता लग जाती है कि जीसाव और शेंजी दोनों साथ में सोए थे होटल में। जब ये बात यूतांग को पता लगती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जीसाव को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। जब शेंजी वहाँ पर आती है तो यूतांग उसे सीधा मुक्का मार देता है। शेंजी उसे कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, पर वो उसकी एक बात को नहीं सुनता एंड उसे कंटिन्यूसली मारे जा रहा था। यूतांग शेंजी को मार रहा था तो जीसाव आकर उसे रोकता है एंड शेंजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे यूतांग शेंजी से बात नहीं कर रहा था तो ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। तभी ही वहाँ पर शाओ ये आकर शेंजी को एक चाटा मारती है। वो जीसाव को भी दूसरा चाटा लगा देती है। शेंजी उसे कहती है कि देखो हम कोई रिलेशन
पोजीशन में नहीं है। शाओ ये कहती है कि मुझे पता नहीं है कि जीजाओ तुम करना क्या चाहते हो, पर मैं तुम्हें कहती हूँ कि आज से मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ और मुझे ये तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। जाते टाइम भी वो शेंजी को एक चाटा लगाकर जाती है। जब वो गुस्से से जा रही थी तो वीरेन उसे दूर से देखकर कहता है कि ये मेरा चांस है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। वीरेन शाओ ये के पास बड़ा ही स्टाइल मारता हुआ जाता है, तो ये देखकर शाओ ये उसे भी एक चाटा लगा देती है। वीरेन अपना दूसरा गाल आगे धरता है। वो कहता है कि तुम मुझे जितना मारना चाहती हो मार सकती हो, तो शाओ ये उसे 2 चाटे और लगा देती है। वीरेन कहता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं मारना है, रुको जरा मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो उसे चाटा मारता है तो शाओ ये कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो। युतांग अपने बार में काम कर रहा था तो शाओची उसे देखकर समझ जाती है कि युतांग का मूड आज कुछ ठीक नहीं है, तो वो उसके लिए ड्रिंक बनाती है। युतांग उसे पीकर कहता है कि इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा सौर है। वो कहती है कि ये लव टेस्ट है। शाओची उससे अच्छी तरीके से बात करती है जिसके कारण युतांग का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। बहुत रात हो गई थी पर युतांग अभी तक डॉर्मेट्री में वापस नहीं आया था, तो ये देखकर शेंजी उसे कॉल करती है पर वो उसके कॉल का आंसर नहीं दे रहा था, तो ये देखकर शेंजी को उस पर गुस्सा आता है। युतांग चौशी के साथ बार में खेल रहा था और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। तभी ही वहाँ पर शेंजी इन दोनों के साथ आती है। जो ग्लास युतांग पीने वाला था वो शेंजी पीकर कहती है कि युतांग मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, पर चौशी उसे कहती है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वो बॉडी गार्ड्स को बुलाकर लाती है एंड शेंजी को वहाँ से दूर भगा देती है। दूसरी तरफ जीजाओ जब टॉम में जाता है तो शाओ ये उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई वेलकम नहीं है, तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। ये सुनकर जीजाओ जाता है होटल, पर उसके पास कोई ID कार्ड नहीं था तो उसे होटल में कमरा नहीं मिलता। वो शेंजी को कॉल करती है पर शेंजी तो ड्रंक हो गई थी तो वो उसके कॉल का आंसर नहीं देती। फिर वो युतांग के बार में पहुंच जाती है। युतांग तभी वहां से आ रहा था। वो कहता है कि शेंजी तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जीजा उसे कहता है कि मैंने अपनी आंखों पर यकीन कर लिया है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। युतांग कहता है कि देखो शेंजी, मैं और चौशी सिर्फ दोस्त है। जीजा कहता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो युतांग उसे कहता है कि तुम और जीजा क्या है, तो वो कुछ नहीं कह पाता। युतांग चौशी के साथ वापस बार में जाने लगता है तो जीजा उसे रोककर कहता है कि क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दोगे, कल मैं तुम्हें दुगना यानी कि 1000 रुपये लौटा दूंगा। चौशी कहती है कि तुम्हें होटल में क्यों रुकना है, तुम मेरे घर आ सकते हो। जीजा उसे मना कर देता है, पर अगले दिन वो शेंजी के सामने उसकी तारीफ कर रहा था कि चौशी तो कितना ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, देखो मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा बना कर लाया हूँ। शेंजी उसकी बुराई कर रही थी, पर जब वो चौशी का बनाया खाना खाती है तो वो कहती है कि ये कितना ज्यादा डिलीशियस है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। पर रुको जरा, चौशी तो कार राइडिंग में अच्छी है, कुकिंग भी अच्छा कर लेती है, तो कहीं वो मुझसे तंग तंग को चुरा ना ले। वो जल्दी से जीजा से कहती है कि जल्दी से तुम तंग तंग से माफी मांगो ताकि मेरा और उसका रिश्ता मेंटेन रहे। जीजा उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ स्टीम है कि नहीं, तो वो कहती है कि मैं तंग तंग से प्यार करती हूँ और प्यार में कोई सेल्फ स्टीम नहीं होती। ये सुनकर जीजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आगे शेंजी डॉम में वापस जाती है। यहाँ पर युतांग अपना सामान बांध रहा था क्योंकि वो डॉम छोड़कर जा रहा था। जीजाओ शेंजी को मैसेज भेज रहा था एंड उसमें जो लिखा होता है वो शेंजी युतांग को बता रही थी। लास्ट में वो ये कह देती है कि उसे मर्द पसंद है। ये सुनकर युतांग तो शौक होता है पर शेंजी खुद शौक हो जाती है। युतांग उसे कहता है कि मेरे मन में ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें नॉर्मली ही ट्रीट करता हूँ। यहाँ पर जीजाओ टोमेट्री के बाहर खड़ा था। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे परेशान करने के लिए आती है। वो लोग उसे मारने वाली थी, पर तभी ही शाओ ये आकर जीजाओ को बचा लेती है। जीजा उसे थैंक्स कहता है तो वो कहती है कि शेंजी, मुझे अब पता लग गया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये तो वही खड़ूस जीजा था जिसने मुझे फंसा दिया। अब मुझे उस बेकार और घटिया आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम डॉम में वापस आ सकती हो। वेल, जीजा को अपनी बुराई अच्छी तो नहीं लगती, पर उसे डॉम में वापस आने दिया जा रहा है, इस बात से वो खुश था। युतांग और शेंजी दोनों अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, तो ये देखकर जुआन और वीरेन को अजीब लगता है। वो लोग सोचते हैं कि ये दोनों तो हमेशा झगड़ा करते रहते थे, आज तो देखो ये साथ में है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शेंजी और जीजाओ एक दूसरे से कब से नहीं मिले थे, पर ये दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा याद कर रहे थे। आगे वो दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं क्योंकि शेंजी को इंजेक्शन लगवाना था। वापस आते टाइम शेंजी जीजाओ को उठा लेती है तो जीजाओ उसे कहता है कि ऐसा मत करो, अगर कोई देख लेगा तो फिर से कोई नया बवाल क्रिएट कर देगा।
पर शेंसी उसकी बात को नहीं सुनती एंड उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। उन दोनों को दूर से चन्हान देख रही थी। वो कहती है कि तुम दोनों को फिर से मैंने आज पकड़ लिया। अगले दिन शेंसी जब जाती है तो चौशी ने एक प्रोग्राम रखा था। उसका टाइटल था कि एक मर्द और एक औरत दोस्त नहीं हो सकते। इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। डिबेट में शेंसी भी छुट गई थी। चौशी कहती है कि मेरे ख्याल से एक मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं। तो सामने वाली अपोज टीम कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। शेंसी कहती है कि तुम लोग मान रहे हो पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। इस बात को लेकर शेंसी चौशी के साथ झगड़ा करने लगती है। फिर शेंसी सोचती है कि अगर मैंने ये कहा कि एक मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं तो मैं चौशी से हार जाऊंगी, पर अगर मैंने इस बात को मना कर दिया तो युतंग मुझसे नाराज हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? वो चेयर पर चढ़कर कहती है कि मुझे तुमसे हारना नहीं है, मुझे तुमसे हारना नहीं है एंड ऐसे ही चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है। आगे शेंसी को एक सपना आता है कि उसका एग्जाम आ गया है एंड उसे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। तो वो इस सपने को देखकर डर जाती है। वीरेन एंड चुआन उसे कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, कल हमारा एग्जाम है तो तुम जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। शेंसी तो पढ़ाई करने में एकदम पचका थी तो वो जीजाऊ के पास जाकर उसे मदद मांगती है। तो जीजाऊ उसे अपने कुछ नोट्स वगैरह दे देता है। तो शेंसी कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है। तो जीजाऊ उसे ताया की खाने को देता है। वो कहता है कि इसे खाते हुए ये सब कुछ तुम याद कर लेना। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर जीजाऊ उसे कहता है कि तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस भी सबको दिखाना है ना, तो मैंने कुछ तैयारी की है। वो उसे डांस करके दिखाता है। तो ये देखकर शेंसी उस पर हंसती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल रोबोट की तरह डांस कर रहे हो। वो उसे सिखाती है कि तुम्हें बिल्कुल फ्री होकर डांस करना है। वहाँ पर कुछ लोग जा रहे थे तो शेंसी उसके सामने डांस करके दिखाती है एंड फिर जीजाऊ से कहती है कि अब तुम भी करो। जीजाऊ यहाँ पर बिल्कुल बंदरों की तरह नाच रहा था। तो शेंसी उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। वो उसे लेकर जाती है एंड कुछ एक्सरसाइज करवाती है। उसके बाद वो उसे कुछ डांस मूव्स भी सिखाती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी एग्जाम का दिन आ गया था। अब शेंसी की बॉडी के अंदर स्मार्ट जीजाऊ था तो वो अपना पेपर जल्दी ही पूरा कर लेता है। सभी गर्ल्स को ये लगता है कि शेंसी को तो एग्जाम में कुछ नहीं आता, तो जरूर उसने आंसर अधूरे छोड़े होंगे एंड वो ऐसे ही चली गई। दूसरी तरफ शेंसी उसका हाल बेहाल था, पर वीरेन और चुआन को ये लग रहा था कि जीजाऊ तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो पक्का इस बार टॉप करेगा। शेंसी को कुछ भी नहीं आता था तो वो ऐसे ही पेपर अधूरा छोड़कर वहाँ से चली जाती है एंड युतंग से मिलती है। युतंग एंड वो अभी लैब में थे। यहाँ पर गलती से शेंसी एक केमिकल के बीकर को ओपन कर देती है। उस केमिकल की स्मेल से युतंग एक रैबिट बन जाता है और शेंसी एक बिल्ली बन जाती है। अब वो दोनों ही लैब के अंदर ऐसे ही खेलने लगते हैं। एग्जाम खत्म हो गई थी एंड ये लोग पिकनिक पर जा रहे थे। यहाँ बस में शेंसी युतंग को देख रही थी तो ये देखकर युतंग को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कुछ देर बाद शेंसी जीजाऊ के पास आकर बैठती है एंड उसे बातें करने लगती है। तो ये देखकर युतंग को थोड़ी जलन होती है, पर फिर उसे याद आता है कि जीजाऊ तो एक गे है, तो ये सोचकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। शेंसी जीजाऊ से कहती है कि बचपन में मैंने तंग तंग से वादा किया था एंड आज वो दिन आ गया है। जीजाऊ पूछता है कि क्या, तो शेंसी कहती है कि आज के दिन हमें साथ में सोना है। ये सुनकर जीजाऊ कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आगे ये सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। चुआन दो से कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हारे जैसे स्ट्रेट इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम वुमन को पसंद करती हो। दो कहती है कि नहीं, मैं एक मैन को दूसरे मैन के साथ देखना पसंद करती हूँ। अगले सीन में वीरेन गया था शाव ये के पास। यहाँ पर वो उसे पटाने की ट्राई कर रहा था, पर शाव ये तो बहुत ही ज्यादा सख्त है। शेंसी जीजाऊ के पास आकर कहती है कि तुमने क्या उस बारे में कुछ सोचा? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। अगले सीन में वीरेन और चुआन किसी लिक्विड को लेकर कह रहे थे कि इसको ड्रिंक करने के बाद हम बहुत सारे मजे कर सकते हैं। फिर चुआन चन्हान के पास जाता है क्योंकि दो तो उससे पटने से रही। चुआन ने जो भी दो से कहा था वो बिल्कुल चन्हान से कह रहा था कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर चन्हान खुश, वो सोचती है कि मैं अपनी वर्जिनिटी को यहाँ पर गंवाने वाली हूँ। भगवान, आखिर में आपने मेरी सुन ही ली। वो चुआन को कोट करने की ट्राई करती है, पर तभी ही वहाँ पर शव ये आ जाती है। वो कहती है कि चुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चन्हान कहती है कि हाँ चुआन, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चुआन सोचता है कि ये तो डबल ढोल की है, एकदम से बदल गई। शेंसी युतंग के साथ बैठी थी। युतंग उसे कहता है कि शेंसी को मैं डिजर्व नहीं करता। शेंसी कहती है कि देखो तुम ऐसा मत सोचो, शेंसी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। युतंग कहता है कि तो क्या हुआ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता।
शेंजी कहती है कि फिर तुम क्या उस बार टेंडर चौशी के साथ रहना चाहती हो? युतंग कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, पर जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे रिलैक्स महसूस होता है, मानो जैसे मेरा सारा स्ट्रेस एक ही सेकंड में गायब हो गया हो। ये सुनकर शेंजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे युतंग चला जाता है बाहर क्योंकि वो चौशी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी ही वहाँ पर चौशी आ जाती है। युतंग कहता है कि चौशी तुम यहाँ पर कैसे? आगे युतंग चौशी को लेकर इनके पास आता है। ये लोग कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर कोई गेम खेले। फिर ये सभी लोग क्वेश्चन वाला गेम खेलने लगते हैं। दो कहती है कि मैं यहाँ पर किसी से प्यार नहीं करती। तो ये सुनकर जितने भी लोग किसी से प्यार ना करते हो या फिर रिलेशन में ना हो वो लोग ड्रिंक करते हैं। युतंग ड्रिंक करता है तो ये देखकर शेंजी भी करने चाहती है। जीजा उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकती। आगे दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। जीजा गलती से वही वाला लिक्विड पी लेता है। उस लिक्विड को पीने के बाद उसे काफी ज्यादा गर्मी होने लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है। युतंग कहता है कि शेंजी तुम्हें क्या हुआ है? वो उसके पीछे जाता है। जीजाओ के अंदर हवस भरा शैतान जाग रहा था पर वो खुद को कंट्रोल करता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी के भी साथ नहीं रहना है, पर तभी ही वहाँ पर युतंग आ जाता है। वो उसे दूर होने की ट्राई करता है पर बार बार वो उसके करीब जा रहा था। वो उसे टच करते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। शेंजी उन दोनों को देखकर सोचती है कि आज तो वो मेरा वादा पूरा हो ही जाएगा। यहाँ कमरे के अंदर जीजाओ उसे किस करने की ट्राई कर रहा था पर अचानक से ही वो उसे माथा मारकर बेहोश कर देता है। शेंजी वहाँ आकर कहती है कि तुमने इसके साथ क्या किया? तो जीजाओ उसे किस करने की ट्राई करता है तो शेंजी उसे माथा मारकर बेहोश कर देती है। आगे शेंजी जीजाओ को ऐसे उठाकर किसी बोट वाली जगह पर लाती है। अगले दिन वो जब उठते हैं तो वो किसी आइलैंड वाली जगह पर थे। जीजाओ उसे घूर रहा था तो शेंजी कहती है कि तुम कुछ गलत ना कर दो इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। तो वो कहता है कि जल्दी से मुझे छोड़ो। वो कहती है कि ठीक है। फिर वो देखती है कि बोट तो यहाँ से गायब हो गई है। वो कहती है कि बोट को मैंने यहीं पर ही पार्क किया था पर अचानक से ही वो गायब हो गई, अब हम क्या करें? जीजाओ अपने फोन को देख रहा था पर फोन की बैटरी जा चुकी थी। जीजाओ कहता है कि अब तो हम यहाँ पर फंस गए हैं पर चिंता मत करो, 2 दिन तो हम यहाँ पर जिंदा रह ही सकते हैं। 2 दिन के अंदर कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आ ही जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ चेनहान और चुआन दोनों ही कुछ इस हालत में उठते हैं। चेनहान अपने आप को इस हालत में देखकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो दरवाज़ा खोलने जाती है तो ये तीनों सामने खड़े थे। ये तीनों ही उन लोगों की इस तरह से फोटो खींच लेते हैं। तभी ही चेनहान का ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है। वीरेन कहता है कि चुआन तुम्हारी चॉइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बेचारी का फिर से पोपट हो गया था तो चेनहान वहाँ से चिल्लाती हुई भाग जाती है। युतंग कहता है कि शेंजी कहाँ पर है? तो वीरेन कहता है कि पता नहीं, कल रात से मैंने उसे नहीं देखा है। यहाँ पर ये दोनों इंतजार कर रहे थे तभी ही बटलर आकर उन लोगों को ले जाता है। बटलर कहता है कि एक इमरजेंसी आ गई है इसलिए मास्टर मुझे इतनी जल्दी जल्दी आना पड़ा। शेंजी तो बटलर से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर रही थी। बटलर उसे कहता है कि आपके फादर आज आ रहे हैं। ये सुनकर जीजाव काफी ज्यादा डर जाता है। शेंजी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अपने फादर से इतना ज्यादा डर क्यों रहा है। जब वो लोग जीजाव के घर पर पहुंचते हैं तो शेंजी उसके फादर को देखकर कहती है कि ये तो कितने ज्यादा हैंडसम है, पर जीजाव वो तो डर के मारे शेंजी के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ युतंग शेंजी को ढूंढ रहा था। उसे शेंजी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी तो ये देखकर चौशी उसके गले लग जाती है। युतंग कहता है कि चौशी ऐसा मत करो, हम सिर्फ दोस्त हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। चौशी कहती है कि युतंग तुम्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा है, पर देख लेना आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग लंच कर रहे थे। जीजाव के जो डैड थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो बात बात पर शेंजी को डांट रहे थे। शेंजी भी समझ जाती है कि जीजाव अपने डैड से इतना डरता क्यों है। बटलर कहता है कि मास्टर आज मैडम आ रही है। ये सुनकर जीजाव और उसके डैड टेबल के नीचे छुप जाते हैं। शेंजी कहती है कि ये दोनों कहाँ गए? तो बटलर कहता है कि यहाँ टेबल के नीचे। शेंजी सोचती है कि यानी कि उसके डैड तो सिर्फ पाइथन थे, अभी एनाकोंडा का आना तो बाकी है। जीजाव के डैड जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आते हैं एंड इसी चक्कर में वो अपनी पैंट पहनना भूल जाते हैं। जब वहाँ पर जीजाव की माँ आती है तो वो एकदम से स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। जीजाव की माँ शेंजी को देखकर कहती है कि तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जीजाव कहता है कि नहीं, मैं और जीजाव सिर्फ दोस्त ही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम गर्ल हो और उसकी फ्रेंड हो तो इस हिसाब से तुम उसकी गर्लफ्रेंड हुई। ये सुनकर जीजाव आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। आगे मॉम और डैड अकेले में बातें कर रहे थे। मॉम कहती है कि तो मैंने तुम्हें 5 टास्क दिए थे पर तुमने 2 ही कंप्लीट किए।
तो जीजाओ के डैड कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एंड मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं पूरा कर दूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे अब डाइवोर्स चाहिए। ये दोनों उन दोनों की बातों को दूर से सुन रहे थे। अचानक से ही ये लोग अंदर आ जाते हैं। जीजाओ की माँ उसके डैड से कहती है कि तुम डाइवोर्स के लिए रेडी रहना। जीजाओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मॉम डैड की सुलह कैसे कराए, पर शेंजी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके कहती है कि प्लान ए के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। आगे ये सभी लोग जीजाव के घर पर आ जाते हैं। ये लोग जीजाव के डैड को किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन डाइवोर्स की सेरेमनी चल रही थी। शेंजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से स्पीच देती है। शेंजी ने ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट को डांस करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। अब जीजाव के डैड आते हैं एंड उसकी माँ के पास जाते हैं। इतना सारा अच्छा माहौल देखकर जीजाव की माँ का दिल पिघलता है एंड वो डैड को एक चांस देने के लिए रेडी हो जाती है। शेंजी को जीजाव के मॉम डैड कहते हैं कि हम तुम्हारे प्यार को पाने में मदद करेंगे, पर बदले में तुम्हें कंपनी को संभालना होगा। वो लोग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। बाद में शेंजी ये सारी बातें जीजाव को बता रही थी। जीजा उसे कहता है कि ये तो अच्छी डील है। थोड़ी देर के बाद शेंजी अपने घर पर आती है। वो अपने डैड से कहती है कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ। यूतांग कहता है कि ये कब हुआ। वीरेन और चुआन उसे मारने के लिए जाते हैं तो शेंजी कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर दूसरे ही पल में वो बेहोश हो जाती है। ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वो कहती है कि तांग तांग, अभी मैंने जो कहा प्लीज उसे दिल पर मत लेना, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहो। डॉक्टर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से कब जाने वाले हो, दूसरे लोग लाइन में खड़े हैं। अगले सीन में जीजव कहता है कि तुम तो स्टडी के लिए ओवरसीज जाने वाले थे ना। तो यूतांग कहता है कि अब मैं नहीं जा रहा। पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल और एंटी रोमांटिक बन गया था, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जीजाव कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। आगे वो बार में था। चाउशी उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर समझ जाती है कि आज ये फिर से शेंजी की वजह से परेशान है। वो उसे कुछ कहने चाहती उससे पहले ही जीजाव की माँ वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरे बेटे को उस शेंजी की वजह से मारा। तो यूतांग कहता है कि देखिए आंटी, आप कुछ गलत समझ रही है। जीजाव की माँ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से इसे पकड़ो। तो चाउशी यूतांग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर यूतांग कहता है कि थैंक यू मदद के लिए। तो चाउशी कहती है कि तुम अमेरिका जाने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। वो कहता है कि अब मैं नहीं जाने वाला। तो वो कहती है कि शेंजी की वजह से। यूतांग कुछ नहीं कहता। तो चाउशी कहती है कि तंग तंग, तुम क्या शेंजी के अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकते। यूतांग कहता है कि चाउशी मजाक करना बंद करो। वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ ये तीनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। डैड ने तो अभी से ही जीजाव को अपना सन इन लॉ मान लिया था। वो बिल्कुल उससे केयर फ्री होकर बातें कर रहे थे। तो जीजाव कहता है कि डैड, आप इसकी माँ को नहीं जानते हैं। तो वो कहते हैं कि कौन है इसकी माँ, उसको आने तो दो, मैं उसे देख लूंगा। तभी ही वहाँ पर जीजाव की माँ आ जाती है। दोनों की ही एक्सप्रेशन देखकर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई घमासान युद्ध होने वाला है, पर नहीं, दूसरे ही पल में यहाँ माहौल एकदम चिल हमें दिखाया जाता है। ये दोनों जीजाव और शेंजी की शादी के बारे में बात कर रहे थे। डैड कहते हैं कि तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। तभी ही यूतांग आकर इन लोगों की बातों को सुन लेता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। शेंजी उसे ऐसे जाते हुए देखकर उसके पीछे जाती है। वो रास्ते में रो रही थी। तो जीजाओ उसके पास आता है। वो कहता है कि रोना बंद भी करो, क्योंकि यूतांग तुम्हें पसंद करता है। वो कहती है कि बस हुआ तुम्हारा, अब मैं तांग तांग को सब कुछ सच बताने के लिए जा रही हूँ। वो वहाँ से जैसे ही जाने का करती है, तभी ही उसे खून की उल्टी हो जाती है। जीजाओ शेंजी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसके सारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज है और ये एक ही वीक के अंदर मर जाएगा। और ऐसा केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये दोनों ही समझ जाते हैं कि इनकी बॉडी स्वैप हुई है, इसलिए साइड इफेक्ट के तौर पर इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। यूतांग ने बार में आना बंद कर दिया था। तो चाउशी का उसे कॉल आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ पर हो। तो यूतांग उसे कहता है कि मैं कुछ दिन बार में नहीं आना चाहता, सिर्फ डॉम में ही रहना चाहता हूँ। चाउशी तभी ही उसके पीछे से आकर कहती है कि झूठे कहीं के तुम डॉम में नहीं हो। यूतांग कहता है कि चाउशी तुम यहाँ कैसे। तो चाउशी उसे कहती है कि मुझे तुम्हें देखना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। यूतांग कहता है कि तुम ऐसे बात मत करो। वो कहती है कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी बाइक को उधार मांगने के लिए यहाँ आई थी। अगले दिन से ही शेंजी के साथ साथ जीजाव के भी ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। वो समझ जाता है कि वो भी अब एक ही वीक में शेंजी के साथ मरने वाला है। यूतांग काफी ज्यादा परेशान था, तो ये दोनों उसे भड़काने के लिए आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जरूर जीजाव के साथ शेंजी
शेंजी का कोई चक्कर चल रहा है। युतांग इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तो ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें शेंजी के क्लोज आना है ना, तो वो कहता है कि हाँ आना है। तो ये दोनों कहते हैं कि फिर तुम्हें शेंजी और जीजाव दोनों का पीछा करना होगा। अगले दिन जीजाव लैब में जा रहा था तो ये लोग उसके पीछे आते हैं। दूर से शेंजी इन लोगों को आते हुए देख लेती है। युतांग कहता है कि शेंजी तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो वहाँ से जाने वाले थे, पर जीजाव दरवाज़ा खुलकर कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, तो मुझे तुम लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। तभी ही शेंजी आकर कहती है कि तुम तांग तांग से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। युतांग उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो जाता है। बाहर आकर वो कहता है कि जीजाव, मैं जब भी जहाँ भी शेंजी से मिलने के लिए जाता हूँ तुम वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हो। शेंजी उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे शेंजी जीजाव के पास आती है। वो कहती है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो ना, तांग तांग गुस्सा हो गया है। जीजाव कहता है कि तुम्हें इस स्टूपिड लव के अलावा और कुछ सूझता भी है, हम लोग एक ही वीक के अंदर मरने वाले हैं। मैं कब से कोई तोड़ ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं फेल हो गया। शेंजी कहती है कि प्लीज तुम मेरी आखिरी बार मदद कर दो। युतांग अभी बार में था, चाओशी आज उसे प्रपोज करने वाली थी, पर तभी ही वहाँ पर जीजाव आ जाता है। जीजाव उसे लेकर बाहर जाता है। युतांग उसे पूछता है कि चाओशी तुम्हें मुझे क्या कहना है, तो जीजाव सीधा उसे किस कर लेता है। किसके बाद वो कहता है कि चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम खुशी खुशी अमेरिका जा सकते हो। दूर से ये नज़ारा शेंजी भी देख रही थी एंड वो ये सब कुछ देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। आगे वो जीजाव से मिलती है। जीजाव रो रहा था तो वो कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, देखो मैं नहीं रो रही तो तुम भी नहीं रो सकते। जीजाव कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन था पर मैं फेल हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आगे वो लोग तायाकी खाने के लिए जाते हैं। तायाकी को खाने के बाद शेंजी का मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। अगले दिन शेंजी जीजाव से कहती है कि मरने से पहले मैं अपनी लास्ट विशेष को पूरा करना चाहती हूँ। जीजाव कहता है कि ठीक है, वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक ही वीक है। वो दोनों वेडिंग फोटोशूट कराने के लिए जाता है। जीजाव कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। वो जाता है एंड अपने कपड़े बदल कर आता है। शेंजी तो उसे इस अवतार में देखकर बस देखती ही रह जाती है। जीजाव उसे कहता है कि तुम्हें क्या कपड़े नहीं बदलने हैं, वो कहती है कि नहीं, मुझे तो इन्हीं कपड़ों में फोटोशूट करवाना है। अगले दिन शेंजी जाती है युतांग के पास। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। युतांग को लगता है कि ये शायद स्कूल ट्रांसफर की बात कर रहा है। शेंजी उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज तुम मुझे भूलना मत, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा क्योंकि ये हमारा एक बिग फारवेल होगा। युतांग कहता है कि ठीक है। वो जाने लगता है पर एक बार वो पीछे मुड़कर जब देखता है तो उसे एक पल के लिए जीजाव के अंदर शेंजी नजर आती है। आगे शेंजी अपने डेट के लिए एक अच्छा सा लंच प्रिपेयर करती है। खाना खाने के बाद वो दोनों जा रहे थे। शेंजी काफी ज्यादा थक गई थी, जीजाव भी थक गया था। दूसरी तरफ युतांग शेंजी ने जो उसे लास्ट लेटर दिया था उसे खोलकर पढ़ रहा था। वो सोचता है कि शेंजी और जीजाव दोनों की ही हैंडराइटिंग सेम क्यों है। यहाँ जीजाव कहता है कि हम जल्दी ही मरने वाले हैं, मरने से पहले मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शेंजी उसे कहती है कि तुम मुझे दिलासा देना बंद करो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स को बता दिया है, अब मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है। शेंजी कहती है कि मुझे नहीं पता। जीजाव कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारी बॉडी स्वैप हुई, अगर अभी मैं तुम्हारे साथ मरता हूँ तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। तभी ही वो देखता है कि शेंजी के नाक से खून निकल रहा है एंड वो बेहोश होती जा रही है। तो ये देखकर वो कहता है कि तुम सोना मत, मैं तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। यहाँ युतांग को सारी पुरानी बातें याद आ रही थी एंड उसे पता लग जाता है कि जीजाव और शेंजी दोनों का ही बॉडी स्वैप हुआ है। यहाँ शेंजी कहती है कि जीजाव ट्राई मत करो, मुझे पता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। पर जीजाव रुक नहीं रहा था एंड आगे आगे जा रहा था। एक टाइम पर आकर वो बेहोश हो जाता है। उन दोनों के ही बेहोश होने के बाद फिर से वो चमकती हुई रोशनी इनके ऊपर आकर गिरती है। शेंजी बेहोश थी, दो उसका ध्यान रख रही थी। तभी ही अचानक से उसे होश आ जाता है। जब शेंजी अपने आप को देखती है तो वो खुशी के मारे चिल्लाने लगती है कि मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई। लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि वो पिछले 2 महीने से कोमा में थी और उसका समर वेकेशन अब चला गया है और उसे कल से स्कूल जाना है, तो ये सुनकर वो कहती है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वैसे तांग तांग कहाँ पर है, तो डैड कहते हैं कि तांग तांग अब तुम्हारा नहीं रहा, उसकी शादी जीजाव से होने वाली है। शेंजी कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि तांग तांग को हमारे बॉडी स्वैप के बारे में सब कुछ पता लग गया है। दूसरी तरफ युतांग जीजाव के मॉम डैड के पास था। उसके डैड कहते हैं कि
तुमने जीजव का इतना ध्यान रखा, इसलिए थैंक यू। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने हमारी काफ़ी मदद की है, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में कोई अच्छी सी जॉब देना चाहती हूँ। युतांग कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ इसीलिए नहीं किया है, एक्चुअल में मैं तो जीजव के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जीजव के डैड कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, ये एबनॉर्मल है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या हमारा बेटा गे है? तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर युतांग जीजव के पास जाता है। वेल यहाँ पर युतांग को ऐसा लग रहा था कि ये शेंजी है, तो वो उसे रिंग पहना देता है। शेंजी यहाँ पर युतांग को रोकने के लिए आ जाती है, पर जीजव के मॉम डैड उसे ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, तो शेंजी दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ती है। यहाँ पर युतांग जीजव से कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है। वो उसे किस कर लेता है एंड तभी ही शेंजी वहाँ पर आ जाती है। उसी वक्त पर जीजव को होश आ जाता है एंड वो युतांग को अपने इतना करीब देखकर चिल्ला देता है। मॉम डैड आकर कहते हैं कि ये प्यार की ताकत है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि युतांग को अब पता लग गया था कि शेंजी की बॉडी उसे वापस मिल गई है। शेंजी उसे कहती है कि चौशी क्या अकेले ही अमेरिका चली गई? तो युतांग कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि शेंजी, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने एक रिंग बनाई थी, पर यह रिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये सुनकर शेंजी शर्मा जाती है एंड वहाँ से जाने का करती है, पर युतांग उसे गले लगा लेता है। ये देखकर शेंजी को तो यहाँ पर खुश होना चाहिए, पर शेंजी के दिमाग में जीजव ही चल रहा था, तो वो एकदम से उसे दूर हो जाती है। वो उसे पूछती है कि पिछले 2 महीनों में कुछ खास हुआ है? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, पर रनिंग कंपटीशन जल्दी ही आने वाला है। आगे शेंजी अपने घर पर चली जाती है। घर आकर वो अपनी शादी की फोटो को देख रही थी एंड जीजव को याद कर रही थी। उसके बाद जब वो सो जाती है तो उसके सपने में जीजव आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीरेन और शव ये की बॉडी स्वैप हो गई थी। वीरेन तो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान था, पर शव ये वीरेन की बॉडी में आकर कुछ ज्यादा ही उस बॉडी का फायदा उठा रही थी। अगले दिन शेंजी जब कॉलेज जाती है तो वो चन्हान को देखकर कहती है कि ये कौन है? वीरेन कहता है कि तुम पिछले 2 महीने से कोमा में थी, तो ये रानू मंडल से एकदम ऐश्वर्या राय बन गई। शेंजी कहती है कि इतना सडन चेंज? वीरेन कहता है कि इतना ही नहीं, इसकी तो कॉलेज में बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी हो गई है। तभी ही वहाँ पर जीजव आता है। जीजव कहता है कि शेंजी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। शेंजी कहती है कि क्या? तो जीजव कहता है कि 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, 3 दिन के अंदर तुम मुझे जवाब दे देना। इतना कहते ही वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद गर्ल डोमेट्री के सामने 1000 कलरफुल बलून उड़ रहे थे एंड उसमें लिखा था कि आई लाइक यू शेंजी। सभी लड़कियां ये देखकर खुश हो जाती है, पर शेंजी वो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज थी। युतांग को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो जीजव के पास जाता है। जीजव उसे कहता है कि मैं शेंजी को पसंद करता हूँ एंड किसी को पसंद करना कोई इलीगल काम नहीं है। उन दोनों की बहस होने वाली थी, पर शेंजी आकर उन दोनों को रोक देती है। जीजव कहता है कि शेंजी, मैंने ऑलरेडी तुम्हें 3 दिन दिए हैं, तो मैं इंतजार करता हूँ। इतना कहते ही जीजव चला जाता है। आगे शेंजी युतांग के साथ वापस आ रही थी। युतांग उसका मूड ठीक करने की ट्राई करता है, पर नहीं होता। दो ये सारी बातें नोटिस कर रही थी। युतांग के जाने के बाद शेंजी को जीजव का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं अब भी आधे मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शेंजी कहती है कि मजाक कर रहे हो? तो वो कहता है कि बस तुम इंतजार करो। 30 सेकंड के बाद वहाँ पर फायरवर्क्स होना शुरू हो जाता है। शेंजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जीजव कहता है कि मुझे पता है कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, पर लाइट की स्पीड मुझसे कहीं ज़्यादा है। दो कहती है कि सच में लड़कियाँ ऐसी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जीजव जब कॉलेज आता है तो युतांग का उसके साथ मैच था। वो दोनों बात पर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, तो शेंजी कहती है कि बस बहुत हुआ। वो तांग को चूज करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जीजव को अच्छा नहीं लगता। उन दोनों का रनिंग कंपटीशन होने वाला था, तो जीजव अकेले ही दौड़ता है। बारिश होने लगती है, पर वो रुकता नहीं है। शेंजी के पास वीरेन आता है। वीरेन उसे कहता है कि शेंजी, मेरी बॉडी शव ये के साथ स्वैप हो गई है, और ये सब कुछ ना एक बुक में मैंने देखा था। वो कहती है कि कैसी बुक? तो वीरेन कहता है कि उस बुक में ये लिखा था कि अगर कोई इस मिरर के सामने आता है और उन दोनों का नसीब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो उन दोनों की बॉडी अपने आप ही स्वैप हो जाएगी।
शेंजी सोचती है कि यानी कि जीजाओ मेरी किस्मत में पहले से ही है। वो उसे पूछती है कि वैसे हम नॉर्मल कैसे होंगे, तो वीरेन कहता है कि उस बुक में ये लिखा था कि अगर वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जी जान लगा देंगे एंड अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे तब उनकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो सकती है। शेंजी सोचती है कि अच्छा, तो उस दिन हम लोग मरने वाले थे एंड हमने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया था एक दूसरे को बचाने के लिए, इसलिए हमारी बॉडी हमें फिर से मिल गई। अगले दिन रनिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस कंपटीशन में जीजाओ नहीं आया था, तो शेंजी ब्रॉडकास्टिंग के जरिए उसे कहती है कि जीजाओ जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते पर तुम हमारी टीम के लिए तो यहाँ आ ही सकते हो। ये सुनकर जीजाओ आने लगता है। इस कंपटीशन में शावये और वीरेन अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं जीतने के लिए एंड इसी चक्कर में इन दोनों को अपनी अपनी बॉडी वापस मिल जाती है। फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। जीजाओ शेंजी के बिहाफ में रनिंग करता है। थोड़ी देर के बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है। ये सभी लोग टॉप 3 में नहीं आए थे पर फिर भी ये सभी लोग खुश थे। ये लोग रात में सेलिब्रेट करने की बातें कर रहे थे, तो जीजाओ उनसे अलग हो जाता है। बटलर कहता है कि मास्टर, आप इनको ये नहीं बताएंगे कि आज आप अमेरिका जाने वाले हो। जीजाओ कहता है कि नहीं, ये लोग काफी ज्यादा खुश है। पर तभी ही जीजाओ का ध्यान जाता है कि इन लोगों के ऊपर एक बैनर आकर गिरने वाला है, तो वो उन सभी को धक्का देकर उस बैनर के सामने आ जाता है। आगे ये सभी लोग जीजाओ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जीजाओ की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल गई थी। सभी लोग जीजाओ के लिए परेशान थे। जीजाओ आत्मा बनने के बाद सभी लोगों के थॉट्स को सुन पा रहा था। शेंजी अपने मन में सोचती है कि जीजाओ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम मेरे दिल में नहीं हो, प्लीज इस बात की सजा मुझे इस तरह से मत दो, जल्दी से उठ जाओ एंड कहो कि मैं खुश हूँ। ये सुनकर जीजाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि शेंजी, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इतना कहते ही वो जाने लगता है, पर डॉक्टर उसकी बॉडी को CPR दे रहे थे, तो उसकी आत्मा अचानक से ही गायब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर कहते हैं कि जीजाओ अब हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चला गया है। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी के जाने के बाद शेंजी कहती है कि जीजाओ, तुमने मुझे बचाया है तो अब मेरी बारी है। शेंजी जीजाओ की बॉडी को लेकर उसी भूतिया घर में जाती है, पर आज उसे मिरर कहीं भी नहीं दिखाई देता। शेंजी को बस वहाँ पर एक मिरर का टुकड़ा नजर आता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। हमें एक एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि किसी ने ऑर्डर दिया था कि उस मिरर को वहाँ से निकाला जाए और हमेशा हमेशा के लिए उस मिरर को तबाह किया जाए। ये इंसान कौन है ये अभी तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर इसके दूसरे सीजन में हमें सब कुछ पता लग जाएगा। सीजन 2 की शुरुआत में हमें शेंजी को दिखाया जाता है। जीजाओ को मरे हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में शेंजी ने जीजाओ को काफी ज्यादा याद किया था। शेंजी को तो जीजाओ की मौत के बारे में बुरे बुरे सपने भी आते थे। शेंजी ने जीजाओ से जुड़ी हुई सारी यादों को बिल्कुल संभाल कर रखा था। वो आज रात उन्हीं यादों को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। फिर हम देखते हैं कि शेंजी के पास वही मिरर का टुकड़ा है। उस मिरर के टुकड़े को हाथ में लेकर वो जीजाओ से कहती है कि जीजाओ, हम क्या फ्यूचर में साथ नहीं रह सकते। इतना कहते ही वो उस मिरर के टुकड़े को जोर से दबाती है। उसका खून निकल जाता है एंड अचानक से ही यूनिवर्स में कुछ होता है। शेंजी टाइम ट्रैवल करके 2 साल पीछे चली जाती है। ये दिन वही था जिस दिन शेंजी को युतांग और जीजाओ दोनों में से किसी एक को चूज करना था। शेंजी कहती है कि जीजाओ, तुम जिंदा हो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। वो जीजाओ को गले लगा लेती है। युतांग कहता है कि शेंजी, क्या तुमने उसे चूज कर लिया है। वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर शेंजी आसपास की जगह को देखती है। वो समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है एंड वो 2 साल पीछे चली आई है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जीजाओ जिस जगह पर जा रहा था, शेंजी उसका पीछा कर रही थी। वो तो उससे 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं होना चाहती थी। तो ये देखकर जीजाओ उसे कहता है कि अभी के लिए तुम घर जाओ, कल हम लोग साथ में डेट पर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युतांग कुछ इस तरह से बैठा था, तो चुआन को लगता है कि ये शायद सुसाइड करने वाला है। तो वो उसे कहता है कि देखो युतांग, तुम जल्दबाजी में कुछ भी मत कर लेना। वो उसे बचाने के लिए चाह रहा था, पर वो उसे लेकर नीचे कूद जाता है। युतांग कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर ताज़ी हवा खा रहा था। शेंजी अपने घर पर आ गई थी। वो सोचती है कि रनिंग कंपटीशन में 3 दिन बाकी है एंड उसी दिन जीजाओ मरने वाला है। पर अब तो मुझे फ्यूचर का पता है, इसलिए मुझे इस इंसिडेंट को होने से रोकना है। तभी ही उसे किसी मिस्टीरियस इंसान का मैसेज आता है कि तुम जो पास्ट को बदलना चाहती हो, प्लीज़ ऐसा तुम मत करो। ये मैसेज पढ़कर शेंजी सोचती है कि क्या इसे पता है कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है।
पर फिर शेंजी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जीजाओ उसे लेने के लिए आया था तो शेंजी कहती है कि रुको, अभी मैं पजामास में हूँ। जीजाओ कहता है कि कोई बात नहीं, ये चलेगा। आगे वो दोनों जा रहे थे। शेंजी उसे कहती है कि जीजाओ आई लाइक यू। जीजाओ थोड़ा दंग रह जाता है। वो कहता है कि आज तुमने पहली बार मुझसे ये कहा है। यहाँ पर वो मिस्टीरियस पर्सन यूतंग को कॉल करके कहता है कि जीजाओ और शेंजी अगर साथ में हुए तो ये उन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। यूतंग कहता है कि आप कौन? तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। यह सुनकर वो कहता है कि सॉरी, रॉन्ग नंबर। आगे वो दोनों पूरा दिन डेट एंजॉय करके घर पर वापस आते हैं। एंड यहाँ पर वो शादी को लेकर बहस कर रहे थे। जीजाव कहता है कि मुझे शेंजी से फिलीपींस में शादी करनी है। शेंजी कहती है कि फिलीपींस में क्यों? तो जीजाव कहता है कि फिलीपींस में डाइवोर्स लेना मना है। शेंजी कहती है कि डैड इसको कुछ समझाइए ना। तो डैड कहते हैं कि मैं क्या समझाऊं, मैं भी अपनी जवानी में इसकी ही तरह था। अगले सीन में जीजाव और डैड साथ में सो रहे थे। जीजाव को खराटू की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो वो शेंजी को देखने के लिए चाहता है। शेंजी कहती है कि जीजाव मैं चाहती हूँ कि तुम उस रनिंग कंपटीशन में हिस्सा ना लो। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शेंजी कहती है कि दरअसल में मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ। वो कहता है कि क्या कहा? तो चलो ये बताओ कि अगले एक सेकंड में क्या होने वाला है। ये सुनकर शेंजी चुप हो जाती है। जीजाव कहता है कि मुझे पता है कि अगले नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है। शेंजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता है? जीजाव कहता है कि नेक्स्ट सेकंड में ये होने वाला है। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। फिर वो उसे गुड नाइट कह के जाने वाला था तो शेंजी कहती है कि तुम उस रनिंग कंपटीशन में प्लीज हिस्सा मत लो। तो वो उसके पास आता है एंड फिर से उसे किस करके कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, चुपचाप अच्छी लड़की की तरह शांति से सो जाओ। अगले दिन शेंजी जीजाओ से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो तुम जल्दी से इस बिलबोर्ड को हटवा दो। वो कहता है कि ठीक है, मैं ये करवा दूंगा। उसके अगले दिन न्यूज में ये आ रहा था कि उस बिलबोर्ड को हटाकर किसी ने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिया है एंड उसमें ये लिखा है कि शेंजी टेकन है और वो जीजाव की गर्लफ्रेंड है। ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी तो शेंजी कहती है कि जीजाव को मैंने ये करने को तो नहीं कहा था। उसके बाद ये दोनों फिर से अपनी डेट पर जाते हैं। यहाँ पर जीजाव शेंजी की एक तस्वीर बनाता है एंड वो भी बिल्कुल भद्दी सी। तो ये देखकर शेंजी उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है। आगे वो दोनों मूवी देखने के लिए गए थे। दूर से उन दोनों को यूतंग देख रहा था। तभी ही यूतंग को उस मिस्टीरियस पर्सन का कॉल आता है। तो यूतंग उसे कहता है कि देखो, तुम मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, तो अगर तुमने आगे से मुझे कॉल किया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि अभी शेंजी के हाथों किसी लड़की का पॉपकॉर्न गिर जाएगा। तो ये देखकर वो लड़की शेंजी पर चिल्लाएगी एंड उस लड़की को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर एक बच्चा रोने लगेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद थिएटर में जाकर एक बार चेक कर लो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। यूतंग सच में चेक करने के लिए जाता है एंड बिल्कुल उस मिस्टीरियस पर्सन ने कहा वैसा ही होता है। पॉपकॉर्न गिरते हैं, लड़की चिल्लाती है एंड वो बच्चा भी रोने लगता है। यूतंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर आगे ये दोनों मूवी देखकर वापस आ रहे थे। वापस आने के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड फिर से यूतंग उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। वेल ये यूतंग हर बार ऐसी ही सिचुएशन में क्यों आ जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पर क्या करे, बेचारे का कैरेक्टर ही सेकंड मेल लीड का है। आगे वो उन दोनों को इस तरह से गले मिलते हुए देखकर चला जाता है। वो उस मिस्टीरियस पर्सन से कहता है कि अगर मुझे शेंजी को बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि कंपटीशन में तुम्हें शेंजी को लास्ट रनर नहीं बनने देना है। आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन आ जाता है। आज बिल्कुल वैसा ही होता है। वो पोस्टर नीचे गिरने वाला था। जीजाओ को लगता है कि शेंजी उसे गले मिलने के लिए आ रही है, पर शेंजी उसे धक्का दे देती है एंड उस पोस्टर के नीचे खुद आ जाती है। वेल यहाँ पर शेंजी मरती नहीं है, बस उसकी गर्दन में थोड़ी चोट आ जाती है। अगले सीन में यूतंग का सपना देखता है कि उसके माथे पर सेकंड मेल लीड लिखा है एंड इन दोनों के माथे पर मेल लीड लिखा है। वो इस भयानक सपने से अचानक से ही उठ जाता है। वेल वो बेचारा इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो खुद को चेक करता है कि कहीं सच में उसके माथे पर कुछ लिखा तो नहीं है ना। आगे हम देखते हैं कि शेंजी को एक्ट्रेस बनना था, इसलिए वो अपने प्ले की तैयारी कर रही थी। पर जीजाव आकर उसे कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, अभी तुम्हारी इंजरी भी हील नहीं हुई है, तो तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। वो उसे सख्ताई से मना कर देता है। तो रात में यूतंग आकर शेंजी को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए ले जाता है। वेल यूतंग ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन ने कहा था कि अगर जीजाओ और शेंजी एक हुए तो दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, इसलिए यूतंग शेंजी को अपनी तरफ करना चाहता था।
जब ये दोनों वापस जा रहे थे तो जीसाव आकर युतंग से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भटकना बंद कर दो एंड उससे दूर रहो। वो शेंजी को भी ज़्यादा काम करने से मना करता है तो शेंजी कहती है कि मुझे ये करना है क्योंकि एक बहुत बड़े डायरेक्टर मेरे प्ले को देखने के लिए आने वाले हैं एंड ये मेरा सपना है। ये सुनकर जीसाव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो ऐसे ही चिढ़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद शेंजी के प्ले का दिन आ जाता है। यहाँ पर उसका प्ले देखने के लिए कुछ ही लोग आए थे। ये देखकर जीसाव कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं बटलर से कहलवा कर पूरा स्टेडियम फुल करवा देता। वो शेंजी से थोड़ा नाराज था इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को छुपा रहा था। तंग स्टेज पर शेंजी के पास जाता है। वो यहाँ पर उसे प्रपोज करने वाला था पर उसके दिमाग में क्या आता है कि वो शेंजी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। माहौल बिल्कुल रोमांटिक हो गया था पर बीच में जीसाव आ जाता है। वो दोनों ही यहाँ पर शेंजी के लिए लड़ने लगते हैं तो शेंजी उन दोनों का हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर जीसाव उसके पीछे जाता है। अगले सीन में शेंजी जब उठती है तो जीसाव उसके पास सोया था। तभी ही उसे किसी का कॉल आता है कि उसके फेवरेट डायरेक्टर ने उसे ऑडिशन के लिए बुलाया है। ये सुनकर शेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ये बात जीसाव से कहती है तो जीसाव कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। शेंजी कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। आगे वो उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है एंड वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि ये सारी अरेंजमेंट तो युतंग ने की है। वो कहती है कि तांग तांग तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया इसलिए थैंक यू। जीसाव शेंजी के घर पर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे रहा नहीं चाहता तो वो उसे कॉल करता है। शेंजी कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। शेंजी यहाँ पर युतंग के साथ थी। वो उसे पूछती है कि युतंग तुमने ये सब कुछ कैसे किया। युतंग सोचता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है पर उस मिस्टीरियस पर्सन ने इस डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की इसलिए वो डायरेक्टर माना। आगे शेंजी अपने घर पर वापस आ जाती है। जीसाव अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है कि कैसा रहा सब कुछ। शेंजी कहती है कि डायरेक्टर ने मेरी तारीफ की। उसने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ पर साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे गले पर स्कार है इसलिए वो मुझे अपनी मूवी में नहीं रख सकते। जीसाव कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं वो पोस्टर बनवाता ही नहीं तो आज तुम्हारे गले पर ये स्कार भी नहीं होता। शेंजी कहती है कि पर फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरे गले पर स्कार है एंड तुम जिंदा हो। वो कहता है कि क्या कहा। शेंजी कहती है कि कुछ भी नहीं। यहाँ रात में युतंग को वो मिस्टीरियस पर्सन किडनैप कर लेता है। युतंग को किडनैप करने के बाद वो जीसाव को मैसेज करता है कि अगर तुम्हें युतंग की जान प्यारी है तो मेरे बताए पते पर आ जाओ। वो यही सेम मैसेज शेंजी को भी भेजता है। वो दोनों ही फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं बटलर को लेकर। जीसाव कहता है कि तुम दोनों नीचे इंतजार करना, मैं अभी वापस आया। यहाँ पर जब वो ऊपर आता है तो उन गुंडों ने युतंग को पकड़ कर रखा था। जीसाव कहता है कि उसे छोड़ दो, उससे कहीं ज्यादा वर्थी मैं हूँ। ये सुनकर वो गुंडे युतंग को जाने लगते हैं एंड जीसाव को पकड़ लेते हैं। युतंग नीचे आकर कहता है कि शेंजी हमें जल्दी ही पुलिस को बुलाना पड़ेगा पर बटलर कहता है कि जरूरत नहीं है, मैं ऊपर जाता हूँ एंड मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। आगे बटलर ऊपर जाता है एंड वो उन गुंडों को कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। उन गुंडों के जाने के बाद छत पर सिर्फ जीसाव और बटलर ही थे। अचानक से ही बटलर जीसाव को धक्का दे देता है। इससे हमें पता लगता है कि बटलर ही वो मिस्टीरियस पर्सन है। जीसाव को अपने सामने इस तरह से मरते हुए देखकर शेंजी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सदमे में थी कि वो अपनी टाइमलाइन यानी कि जहाँ से फ्यूचर से वो आई थी वहाँ पर वापस आ जाती है। वो सीधी उठती है और कहती है कि जीसाव, ये सभी लोग कहती है कि जीसाव को मरे हुए 2 साल हो गए हैं पर अभी भी ये जब भी उठती है तो जीसाव का ही नाम लेती है। शाव ये कहती है कि आज 2 सालों के बाद तांग तांग अब्रॉड से वापस आने वाला है। शेंजी पूछती है कि यह कौन सा साल है तो वो लोग कहती है कि ये 2018 है। ये सुनकर शेंजी कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं जीसाव को मरने से नहीं बचा पाई। आगे वो युतंग से मिलने के लिए जाती है। जब से जीसाव मरा है तब से ही युतंग एक नंबर का नशेड़ी और मवाली लड़का बन गया है। शेंजी उसे कहती है कि देखो तुम्हें इतना ज़्यादा अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। युतंग कहता है कि छोड़ो मुझे ये पीना है, इसी तरह से मैं अपने दर्द को कम कर सकता हूँ एंड जहाँ तक न्यू लाइफ की बात है तो मैं इसका हकदार नहीं हूँ। शेंजी कहती है कि तंग तंग ये तुम्हें हो क्या गया है। तो युतंग उसे कहता है कि 2 साल पहले एक मिस्टीरियस पर्सन ने मुझे बताया था कि अगर तुम और जीसाव साथ रहे तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। मैंने उस आदमी की बात को मान लिया और जीसाव और तुम्हें अलग करने की ट्राई की पर शुरुआत से ही उस मिस्टीरियस पर्सन का इरादा तो जीसाव था, न कि तुम थी। उस मिस्टीरियस
मिस्टीरियस पर्सन ने मेरा यूज़ किया एंड जीसव को मार दिया। मेरी ही बेवकूफ़ी के कारण जीसव मरा है। शेंजी कहती है कि अच्छा, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एक्चुअली मैं 2 साल पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर चोरी चुपके ध्यान रख रहा है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शेंजी बाजार में से कुछ सामान खरीद रही थी। तभी ही वहाँ पर कुछ लोग युतंग को मारते हुए आते हैं क्योंकि युतंग ने उसके अल्कोहल के पैसे नहीं दिए थे। शेंजी से अब युतंग की ऐसी हालत को नहीं देखा जाता एंड फिर से वो उस मिरर के टुकड़े को लेती है। वो अपने हाथ में उस टुकड़े को दबाती है एंड कहती है कि मुझे युतंग की मदद करनी है। यहाँ शेंजी फिर से टाइम ट्रैवल करके किसी और ही टाइमलाइन में पहुंच जाती है। इस टाइमलाइन में युतंग शेंजी का बॉयफ्रेंड था। शेंजी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि जीसव कहाँ पर है, तो युतंग कहता है कि कौन जीसव। एक्चुअली में ये टाइमलाइन थोड़ी अलग है। जब शेंजी ने युतंग को प्रपोज किया था तब युतंग ने उसे हाँ कह दिया था एंड तब से लेकर आज तक ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एंड जहाँ तक जीसव की बात है तो वो इस टाइमलाइन में इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया ही नहीं है। आगे शेंजी युतंग के साथ लंच कर रही थी। युतंग उसे कहता है कि मैं जल्दी ही इंटर्नशिप करने के लिए जर्मनी जाने वाला हूँ, तो तुम यहाँ पर अच्छे से रहना। बातों ही बातों में शेंजी को यह पता लगता है कि शेंजी इस टाइमलाइन में साइंस की स्टूडेंट है। वो तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि पढ़ाई में तो घंटा मुझे कुछ आता है और मैं साइंस की स्टूडेंट। आगे शेंजी अपने सारे दोस्तों को जीसव के बारे में पूछ रही थी पर कोई भी जीसव को नहीं जानता था। कोई कहता है कि अगर तुम्हें जीसव के बारे में जानना है तो तुम इंटरनेट पर चेक कर लो। वो जब इंटरनेट पर देखती है तो उसे पता लगता है कि जीसव इस टाइमलाइन में एक बहुत ही बड़ा फेमस साइंटिस्ट है। उसने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं पर उसका स्वभाव थोड़ा रूड है, इसलिए कोई भी उसको अपने यहाँ काम पर नहीं रखता एंड उसका इसी तरह से ट्रांसफ़र होता रहता है। आज जीसव आया था इनके स्कूल पर एक केमिस्ट्री टीचर बनकर। वो कहती है कि जीसव, मुझे पहले से ही पता था कि हमारा इस तरह से मिलना किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका है। अगले दिन ये लोग चौशी की क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। वेल, इस टाइमलाइन में चौशी इनकी टीचर है। चौशी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है एंड वो किसी की छोटी सी छोटी गलती भी माफ़ नहीं करती। ये चारों ही चौशी की क्लास के लिए लेट हो गई थी तो ये लोग बहाना मारती है। वो कहती है कि शेंजी की आंखें खराब हो गई थी तो हम हॉस्पिटल गए थे एंड इसी चक्कर में हम लेट हो गए। पर ये सारे छोटे मोटे एक्सक्यूज चौशी के सामने नहीं चलते। वो शेंजी को अपने क्लास में नहीं आने देती। शेंजी बाहर थी तभी ही जीसव उसके पास आता है। वो उसे देख रहा था एंड बातें कर रहा था तो शेंजी समझ जाती है कि ये जीसव है। वो जल्दी से उसके गले लग जाती है तो जीसव उसे कहता है कि देखो लड़की, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे लो IQ वाले लोग पसंद नहीं है। शेंजी सोचती है कि ये बात तो जीसव ने मुझसे पहले भी कही थी। आगे जीसव शेंजी को लेकर केमिस्ट्री क्लास में जाता है। वो उसकी पट्टी खोल रहा था। शेंजी कहती है कि जीसव को आज मैं फिर से अपने इतना करीब देख पा रही हूँ। उन दोनों का एक स्वीट मोमेंट चल ही रहा था तभी ही वहाँ पर युतंग आ जाता है। युतंग शेंजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि चौशी जा रही थी एंड वो फिसलने वाली थी पर जीसव आकर उसे बचा लेता है। जीसव उसे कहता है कि जरा ध्यान रख के चला करो। इतना कहते ही वो चला जाता है पर चौशी, उसके दिल में तो तितलियाँ उड़ने लगी थी। इसी वक्त से चौशी जीसव के पीछे पड़ जाती है। वो शेंजी को लेकर आती है और कहती है कि ये स्टूडेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, इसे तुम सबक सिखाओ। जीसव उसे काफ़ी पीछा छुड़ाने की ट्राई करता है पर फिर भी चौशी उससे चिपक ही रही थी। चौशी कहती है कि इसने मुझसे झूठ कहा, ये अंधी होने का नाटक कर रही है। जीसव कहता है कि क्या ये लड़की अंधी है, फिर तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते ही वो शेंजी को लेकर बाहर चला जाता है। शेंजी कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो जीसव कहता है कि मैं तो अपनी मदद कर रहा था। वो टीचर कुछ ज़्यादा ही चिपकू थी। आगे हम देखते हैं कि युतंग और बाकी सभी लोग शेंजी का बर्थडे क्लास में ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये देखकर जीसव उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकते। शेंजी कहती है कि टीचर अभी हमारे साथ सेलिब्रेट करिए ना, पर शेंजी से गलती से ड्रिंक का ग्लास जीसव की जैकेट पर गिर जाता है। शेंजी कहती है कि मैं इसे साफ कर दूंगी तो युतंग कहता है कि जरूरत नहीं है, ये मैं कर दूंगा। जीसव कहता है कि युतंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा अटेंशन पाना चाहते हो। वो कुछ समझ नहीं पाता। तो जीसव कहता है कि जिसने मेरी जैकेट खराब की है वही धोएगा। जीसव जब कार के अंदर आता है
तो जीसाव को बटलर के अंदर शेंसी दिखाई दे रही थी। फिर जब वो टीवी की ओर देखने जाता है तो वहाँ पर भी उसे शेंसी दिखाई दे रही थी। फिर वो चांद की ओर देखता है, चांद के अंदर भी उसे शेंसी ही दिखाई दे रही थी। वो कहता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ। दूसरी तरफ शेंसी जब सोने के लिए जाती है तो उसे जीसाव की मौत के बारे में सपने आ रहे थे। वो सोचती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर इस टाइमलाइन में मुझे जीसाव को बचाना है। कुछ दिनों बाद जीसाव उसके पास आता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि हर वक्त तुम मुझे स्टॉक करती रहती हो। शेंसी कहती है कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम भविष्य में सेफ रहो। वो कहता है कि क्या कहा सेफ? तुमने मुझे सेफ रखने के चक्कर में कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। इन सारी चीजों की भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। आज से ही तुम्हें एक वीक तक लैब में मेरे साथ काम करना होगा। शेंसी मना करती है तो वो उसे जबरदस्ती वहां पर लेकर जाने लगता है। उन दोनों को इस तरह से जाते हुए युतांग भी देख लेता है। रात में युतांग जीसाव के पास आता है उसका जैकेट लौटाने के लिए। वो कहता है कि शेंसी मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम ना उससे दूर रहना। जीसाव कहता है कि मैं उसका पीछा नहीं कर रहा हूँ, पर पूरे कॉलेज को ये बात पता है कि शेंसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो मेरे पीछे पड़ी है। दूर से दो उन दोनों को देख रही थी और अपने ड्राइंग बुक में कुछ ऐसा ड्रॉ करती है। अगले दिन शेंसी जब यहाँ पर लैब में काम करने के लिए आती है तो युतांग वहाँ पर आ जाता है। एक केमिकल नीचे गिरने वाला था तो ये दोनों ही उस केमिकल को बचाने की ट्राई करते हैं। इसी चक्कर में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। शेंसी कहती है कि लगता है कि मैं यहाँ पर थर्ड व्हील हूँ। इतना कहते ही वो चली जाती है। चन्हान कहती है कि शेंसी क्यों ना मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ, तो शेंसी उसकी कार में बैठ जाती है। आगे चन्हान उसको उसके घर पर छोड़ देती है। शेंसी सोचती है कि इस टाइमलाइन में तो मेरा घर भी बदल गया है। वो अपने इस नए घर को देख रही थी और अचानक से ही उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। शेंसी उसे देखकर शॉक। वो कहती है कि माँ आप क्या अभी भी जिंदा हो, क्योंकि पहली वाली टाइमलाइन में शेंसी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। शेंसी की माँ इस टाइमलाइन में जिंदा थी पर उसे भूलने की बीमारी थी। उसे कुछ देर याद रहता है तो कुछ देर के बाद वो गजनी बन जाती थी। युतांग जब उसके घर पर आता है तो शेंसी की माँ युतांग को शेंसी समझने लगती है। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो शेंसी को जीसाव का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम लैब से क्यों भाग गई? क्या तुम्हें अपनी पनिशमेंट को पूरा नहीं करना है? रुको, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। शेंसी कहती है कि नहीं। तभी ही शेंसी के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो युतांग दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। वहाँ पर जीसाव आया था। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर। जीसाव को देखकर शेंसी की माँ उसे सन इन लॉ कह के बुला रही थी। जीसाव तो ये देखकर शॉक। वो उसे क्लेरिफाई करने के लिए चाहता है पर ये लोग दूर से उसे इशारे से कह देते हैं कि इसका थोड़ा पेच ढीला है। जीसाव उसकी बात को समझ जाता है और उन लोगों के साथ नाटक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद शेंसी की माँ कोरियन लड़की बन जाती है। वो डैड से कहती है कि ओप्पा सारंगेयो, तो डैड कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद शेंसी और युतांग उसकी माँ को सुला देते हैं। जीसाव शेंसी के घर से पहले ही चला जाता है। उसके जाने के बाद युतांग कहता है कि शेंसी गुड नाइट। इतना कहते ही वो अपनी 1 मंथ की सैलरी शेंसी को देता है। वो कहता है कि इस पैसों के जरिए तुम अपनी माँ की मेडिसिन ले सकती हो। शेंसी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है पर युतांग कहता है कि रख लो। इतना कहते ही वो भी वहाँ से चला जाता है। युतांग के जाने के बाद जीसाव फिर से आता है। वो कहता है कि शेंसी तुम्हारी माँ की कंडीशन 2nd स्टेज पर है एंड मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है। वो कभी भी मर सकती है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। शेंसी कहती है कि टीचर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जीसाव उसे कहता है कि शेंसी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले तो शेंसी ये सुनकर शौक होती है पर बाद में कहती है कि भले ही आप मुझे पसंद करते हो पर अगर हम लोग एक साथ हुए तो हमारा एंड अच्छा नहीं होगा। जीसाव कहता है कि यही है तुम्हारा आंसर, तो सुन लो मेरी बात, आज से हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर शेंसी को रोना आ जाता है। जीसाव कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो। तभी ही वहाँ पर युतांग आता है। वो कहता है कि देखो जीसाव तुम्हें इस बार कोई चांस नहीं मिलेगा। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही शेंसी के घर पर सो रहे थे। सोते टाइम भी ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे तो शेंसी कहती है कि चुप रहो और शांति से सो जाओ। आधी रात में शेंसी देखती है कि उसके डैड उसी मिस्टीरियस पर्सन यानी कि बटलर से बात कर रहे हैं। शेंसी उस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा देखना चाहती थी पर ऐसा नहीं हो पाता। अगले दिन शेंसी लैब में थी। जीसाव उसे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ की मदद करने वाला हूँ तो इसके बदले में तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना होगा। वो कहती है कि ठीक है। जीसाव उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है तो शेंसी उसे बिना पढ़े हुए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है।
जब वो अपने डोम में वापस आती है तो उसका बेड गायब था। दो उसे कहती है कि अब तुम टीचर है कि असिस्टेंट होना, तो तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। यह सुनकर शेंजी गुस्से से उसके पास जाती है। वो कहती है कि सीसाओ, तुमने मेरा बेड कहाँ रखा? वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। शेंजी उसे मना करती है तो सीसाओ कहता है कि बात करने से पहले कुछ हम खा ले। वो मना करती है, पर अगले ही सीन में वो इतने सारे स्वीट्स देखकर खाने लगती है। जीजाओ उसे ऐसे खाते हुए देख रहा था। शेंजी को जीजाओ के घर पर रुकना था तो उसे यहाँ पर डर लग रहा था। वो युतंग को कॉल करके कहती है कि तुम मुझे जीजाओ के घर से ले जाओ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। कॉल कट करने के बाद शेंजी बाहर जाती है तो उसके सामने जीजाओ खड़ा था। वो डर जाती है और अपने कमरे में वापस आ जाती है। शेंजी को ऐसा लग रहा था कि जीजाओ अंदर आने वाला है क्योंकि वो उसका बार बार नाम चिल्ला रहा था। तो ये देखकर शेंजी खिड़की से कूद जाती है। युतंग नीचे आया हुआ था। शेंजी कहती है कि तंग तंग, अच्छा है कि तुम आ गए। अगले सीन में युतंग शेंजी को उठाकर ले जा रहा था। वो कहता है कि शेंजी, हम डोमेट्री में तो इस वक्त वापस नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम आज रात होटल में ही रुक जाए। अगले सीन में ये दोनों अलग अलग बेड पर सो रहे थे। शेंजी को नींद नहीं आ रही थी तो युतंग कहता है कि पागल लड़की, शांति से सो जाओ क्योंकि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। अगले दिन युतंग शेंजी के बिहाफ में जीजाओ का असिस्टेंट बनने के लिए चला जाता है। जीजाओ उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है तो तुम्हें मेड के कपड़े पहनने होंगे। जीजाओ को लग रहा था कि ये अब भी मना कर देगा, पर युतंग वो तो बिना किसी हेजिटेशन के उसकी शर्त को मान लेता है। जीजाओ जब युतंग को इन कपड़ों में देखता है तो उसे काफी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो उसे दूर भागने की ट्राई कर रहा था, पर युतंग उतना ही उसके करीब आ रहा था। कभी कभी तो ये लगता है कि युतंग और जीजाओ इस कहानी के मेन लीड्स है और शेंजी साइड कैरेक्टर। यहाँ घर पर शेंजी अपने डैड से पूछ रही थी कि डैड, आप क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? तो डैड कहते हैं कि तुम्हें पता लग गया, मैंने ना एक मिरर के टुकड़े की मदद से टाइम ट्रैवल किया है। ये सुनकर शेंजी जरा सा भी शॉक नहीं होती। वो उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में अपने डैड से पूछती है तो डैड उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। आगे उस मिस्टीरियस पर्सन का शेंजी को कॉल आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें जीजाओ को बचाना है तो तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट को होने से रोकना होगा। शेंजी उसकी बात को मान लेती है एंड जीजाओ को कहने चाहती है कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को मत करो, पर जीजाओ को कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन वो बिना कपड़े पहने हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी ही वहाँ पर एक छोटा ब्लास्ट होता है। शेंजी को अब समझ में आ गया था कि जीजाओ को कोई नहीं रोक सकता, तो वो अपनी पंटर को लेकर उसके घर पर जाती है एंड प्लान बनाती है कि आज वो लोग जीजाओ को स्कूल जाने से रोकेंगे। पर बटलर आकर कहता है कि मास्टर तो आज डॉम में सोए थे, इसलिए वो तो अभी स्कूल में होंगे। तभी ही शेंजी देखती है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि जीजाओ कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये देखकर शेंजी और युतंग भागे हुए कॉलेज जाने लगते हैं। कॉलेज में बहुत सारे लोग जीजाओ का एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए थे, पर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, धुआं निकलने लगता है। तो ये देखकर लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। जीजाओ कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर मैं इस एक्सपेरिमेंट को फेल नहीं होने दूंगा। इतना सोचकर ही वो कुछ और लिक्विड उसमें ऐड करता है। यहाँ पर युतंग और शेंजी उसी क्लासरूम की ओर आ रहे थे, तभी ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट में जीजाओ मर जाता है। शेंजी पूरी बौखला जाती है। युतंग उसे रोक रहा था, तभी ही शेंजी को उस मिस्टीरियस पर्सन का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम भाग्य को बदलना चाहती हो ना, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। जीजाओ के नसीब में मरना लिखा है, तो तुम अगर किसी भी टाइमलाइन में चली जाओगी फिर भी वो मर ही जाएगा। शेंजी कहती है कि अगर मुझे जीजाओ को बचाना है तो मैं उसके लिए 100 नहीं 1000 बार भी टाइम ट्रैवल करूंगी। मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि ऐसा करना तुम बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे डैड ने काफ़ी बार टाइम ट्रैवल किया है, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को बचाना चाहते थे, पर रिजल्ट क्या हुआ? अब तुम्हारी माँ की ऐसी हालत है कि वो कभी भी मर सकती है। कॉल कट हो जाने के बाद शेंजी अपने डैड के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे आप उस मिरर का टुकड़ा दे दीजिए क्योंकि मुझे जीजाओ को बचाना है। डैड कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ को बचाना चाहता हूँ। शेंजी कहती है कि डैड, माँ पहले ही मर चुकी है, तो प्लीज़ आप गिव अप कर दीजिए। ये दोनों ही बाप बेटी उस मिरर के टुकड़े को लेकर लड़ने लगते हैं एंड तभी ही उन दोनों का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर डैड शेंजी को कह रहे थे कि मेरी बेटी, ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज तुम्हारे साथ ये ना हुआ होता। शेंजी की आंखें खुली नहीं थी,
पर उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। वहाँ पर मिस्टीरियस पर्सन आता है। वो कहता है कि जब तक जीजाओ मरा हुआ रहता है तब तक सब कुछ ठीक जाएगा। शंजी ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो सोच रही थी कि उसे उस मिस्टीरियस पर्सन का चेहरा देखना है, पर वो ये नहीं देख पाती कि वो मिस्टीरियस पर्सन बटलर है। बटलर के जाने के बाद डैड कहते हैं कि शंजी, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, तो अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टाइमलाइन में वापस चली जाओ एंड जहाँ भी रहो खुश रहो। इतना कहते ही डैड शंजी के हाथ में उस मिरर के टुकड़े को दबाते हैं, जिसके कारण शंजी फिर से 2018 यानी कि प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। उसकी आंखें टॉम में खुलती है एंड वो उठकर सीधा ये पूछती है कि जीजाव क्या जिंदा है। ये लोग उसे कहती है कि ये 2018 है एंड 2016 में जीजाव की मौत बिलबोर्ड गिरने से हो गई है। ये सुनकर शंजी सोचती है कि अच्छा, तो मैं अपनी फर्स्ट डायमेंशन में वापस आ गई हूँ। शंजी अपने टाइमलाइन 2018 में वापस आ गई थी। वो जल्दी से अपने डैड को देखने के लिए जाती है। उसके डैड बिल्कुल नॉर्मल थे एंड उसे टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो ये जानकर शंजी को अच्छा लगता है। फिर शंजी घर में बैठे सोच रही थी कि उसने कितनी बार टाइम ट्रैवल किया है, पर वो हर बार अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में वापस कैसे आ जाती है। यहाँ पर वो थोड़ी कंफ्यूज थी, तो वो ये पूरी टाइम ट्रैवल वाली बात अपने दोस्तों को बता देती है। ये लोग कहते हैं कि हमें तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। यूतंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। तुमने काफ़ी बार टाइम ट्रैवल किया है एंड हर बार जब भी मून साइकिल बदलता है तो तुम अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ जाती हो एंड तुम उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में जानना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ। युतांग कहता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन उसका निशाना जीजाव है। अगर तुम चाहोगी भी फिर भी तुम जीजाव को नहीं बचा सकती, क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन को सभी जगहों पर होने वाले हादसे के बारे में पहले से ही पता है। सभी लोग युतांग की तारीफ करते हैं कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। युतांग कहता है कि अब हमें उस मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी शंजी की ही तरह उस मिस्टीरियस पर्सन का कॉल आया था। आगे वो सभी लोग कॉल हिस्ट्री को चेक करते हैं एंड इसके जरिए उन्हें उस मिस्टीरियस पर्सन के अलग अलग नंबर मिलते हैं। एक नंबर में से वो मिस्टीरियस पर्सन जीजाव के घर से फोन उठाता है, तो इन लोगों को पता लग जाता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं पर बटलर है। यह जानकर ये सभी लोग जीजाव के घर पर जाते हैं। जीजाव का पूरा घर खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। शंजी एक लॉकर में से अपनी कुछ पुरानी यादों को देखती है एंड उसे पता लगता है कि जीजाव ने उससे जुड़ी हुई सारी यादों को यहाँ पर संभाल कर रखा है। तभी ही वहाँ पर दो आती है। वो कहती है कि हमें ये चिट मिला। उस चिट में लिखा था कि जीजाव पहले ही मर गया है, तो तुम उसे देखने यहाँ पर मत आना। सभी लोग कहते हैं कि शंजी अब गिव अप कर दो। शंजी कहती है कि नहीं, मुझे जानना है कि जीजाव किस लिए मरा। जब शंजी अपने घर पर वापस आती है तो उसके घर पर पुलिस आई थी। डैड पुलिस वालों से कह रहे थे कि हमारे घर पर चोरी हुई है, पर चोर ने एक भी सामान को नहीं चुराया है। ये सुनकर शंजी उस मिरर के टुकड़े को जल्दी से देखने के लिए जाती है। वो मिरर का टुकड़ा वहाँ से गायब था। तभी ही जुआन आकर कहता है कि शंजी जरा ये देखो। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि बटलर अब जीजाव के डैड की कंपनी संभालने वाला है एंड आज से वही उसका ऑनर है। शंजी कहती है कि अच्छा, तो बटलर ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया। अगले दिन ये लोग मीटिंग बुलवाते हैं एंड सोच रहे थे कि बटलर को वो लोग कैसे पकड़े। तभी ही वहाँ पर शंजी के डैड आ जाते हैं। डैड कहते हैं कि बटलर तो मेरा अच्छा दोस्त है। शंजी पूछती है कि आपको पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा, तो डैड कहते हैं कि मुझे कुछ जगह के बारे में पता है। अगले सीन में ये सभी लोग डिवाइड होकर अलग अलग जगहों पर बटलर को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। शंजी और युतांग माउंटेन की ओर जा रहे थे, तो उन्हें पता लगता है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर है वो तो जीजाव का डैड है। ये लोग कहते हैं कि अंकल आप यहाँ पर कैसे? तो वो कहते हैं कि जब से जीजाव मरा है तब से मैं ओवर थिंकिंग करने लगा हूँ। पर रुको जरा, अभी मेरे बेटे को मरे हुए जस्ट कुछ ही साल हुए हैं और तुम दोनों साथ में भी आ गए। तो युतांग कहता है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। शंजी कहती है कि अंकल आपको क्या पता है कि जीजाव को बटलर ने ही मारा है। तो जीजाव के डैड कहते हैं कि वो भला ऐसा काम क्यों करेगा, जब जीजाव मरा था तो सबसे ज्यादा दुखी वही था। दूसरी तरफ शाविये और वीरेन दोनों बटलर को ढूंढने के लिए गार्डन जैसी जगह पर आए थे। वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है, तो वीरेन उसे पूछता है कि क्या तुम इस अंकल को जानते हो। वो छोटा बच्चा कहता है कि अगर तुम मुझे इस गेम में हरा देते हो तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। वो बच्चा तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। वीरेन उसे बार बार हार रहा था एंड ऐसे ही वो लोग यहाँ पर खेलने लगते हैं। आगे हम चनहन और चुआन को देखते हैं। वो लोग किसी फिल्म शूटिंग वाली जगह पर आए थे। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे, तो डायरेक्टर कहता है कि कट। वो एक्टर को कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार एक्टिंग कर रहे हो। वो पीछे खड़े चुआन और चनहन को बुलाता है।
वो कहता है कि तुम लोग मेरे ड्रामा के लिए परफेक्ट हो। तभी ही इन दोनों का ध्यान बटलर पर जाता है, पर डायरेक्टर उन्हें काफी रिक्वेस्ट कर रहा था तो बटलर इनके हाथ से निकल जाता है। पर रात में आखिरकार ये तीनों बटलर को ढूंढ ही लेते हैं। शेंसी कहती है कि तुमने जीजाव के साथ ऐसा क्यों किया। बटलर कुछ नहीं कहता एंड शांति से उस मिरर के टुकड़े को लेकर नीचे फेंक देता है। तो शेंसी ये देखकर उस मिरर के टुकड़े को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाती है। बटलर यहाँ पर शॉक खड़ा था कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर शेंसी नीचे जाते हुए कहती है कि जीजाव चाहे जो कुछ भी हो जाए पर इस बार मैं तुम्हें बचा ही लूंगी। शेंसी फिर से टाइम ट्रैवल करके 2016 में पहुंच जाती है। वो कहती है कि अभी रेस होने में एक दिन बाकी है। जीजाव अभी मुझसे गुस्सा होगा क्योंकि मैंने युतंग को चूज कर लिया था। वो भागी हुई जीजाव के पास जाती है एंड उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि जीजाव मैं चाहती हूँ कि तुम रनिंग कंपटीशन में हिस्सा ना लो। तो जीजाव कहता है कि तो तुम ये चाहती हो कि इस बार भी युतंग मुझसे जीत जाए। वो गुस्सा होकर उसकी बात को ना मानते हुए घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद जीजाव अपने हाथ को देखता है। इससे हमें पता लगता है कि शेंसी की तरह जीजाव ने भी काफ़ी बार टाइम ट्रैवल किया है। शेंसी बाहर थी एंड सोचती है कि अगर मैं रिवर में कूद गई तो मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी एंड जीजाव मुझे ज़रूर देखने के लिए आएगा। इतना सोचकर वो पानी में कूदने वाली थी पर जीजाव आकर उसे बचा लेता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। जीजाव कहता है कि खुशियाँ ये चीज़ मैंने तुम्हें दी ही नहीं है, दरअसल में मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। इस वाले जीजाव ने फ्यूचर को देखा हुआ है, इसलिए वो थोड़ी इमोशनल बातें कर रहा था। आगे वो दोनों तायाकी खाने के लिए जाते हैं। शॉप ऑनर कहता है कि तुम दोनों तो परसों ही आए थे ना। शेंसी सोचती है कि जब से जीजाव मरा है तब से मैंने तायाकी खाना छोड़ दिया है। आज मैं 2 सालों के बाद इसे खाने के लिए जा रही हूँ। फिर शेंसी जीजाव को लेकर स्पार्कल्स चलाने के लिए जाती है। जीजाव पहले तो मना करता है पर बाद में खुद ही ये सब कुछ करने लगता है। जब फटाके बुझ जाते हैं तो शेंसी जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि आई लव यू जीजाव। तो वो भी कहता है। शेंसी उसके गले लग जाती है। वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया। तो जीजाव उसे कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तभी। शेंसी को लगता है कि जब वो लोग पहली बार तायाकी के लिए लड़ रहे थे ये उनकी पहली मुलाकात होगी एंड जीजाव को शायद तब से ही उसे प्यार है। पर जीजाव जानता था कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है। शेंसी कहती है कि जीजाव मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। जीजाव तो यहाँ पर कुछ गलत ही समझ लेता है पर शेंसी तो ड्रिंक करने की बात कर रही थी। रेस्टोरेंट में आने के बाद शेंसी काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी तो वो उसे मना करता है कि इतना ज्यादा मत ड्रिंक करो। शेंसी कहती है कि मुझे पीने दो क्योंकि जब भी मैं ड्रिंक करती हूँ तभी मैं तुम्हें देख पाती हूँ। वो देखती है कि जीजाव तो सो गया है। शेंसी कहती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो एक ड्रिंक के ग्लास को भी टॉलरेट नहीं कर पाते। आगे जब जीजाव की आंख खुलती है तो ये दोनों बस में थे। शेंसी कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दूर लेकर जाना चाहती हूँ ताकि कोई भी तुम्हें हर्ट ना कर सके। वो कहता है कि कौन मुझे हर्ट करना चाहता है। तो वो कहती है कि तुम्हारा बटलर। जीजाव कहता है कि तुम तो फिर से शुरू हो गई। बटलर भला मुझे नुकसान क्यों पहुँचाएगा एंड अगर तुम्हारी खुशी के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। आगे वो लोग किसी गेस्ट हाउस में रुके थे क्योंकि वो लोग सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे। शेंसी सोचती है कि यही सही वक्त है वर्चुनिटी गंवाने का तो वो जीजाव को सेड्यूस करने लगती है। जीजाव भी उसके इरादे जान गया था तो वो शावर का बहाना मारकर वहाँ से भाग जाता है। शेंसी जीजाव का इंतजार करते करते वहीं पर ही सो जाती है। थोड़ी देर के बाद जीजाव आता है। वो उसके फॉरहेड पर किस करता है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन शेंसी जब उठती है तो जीजाव वहाँ पर नहीं था। शेंसी को लेने के लिए बटलर आया था। बटलर शेंसी को किडनैप करके एक रूम में लॉक कर देता है। शेंसी उस रूम से बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। वो चिल्ला रही थी कि मुझे कंपटीशन में जाने दो और जीजाव को रोकने दो। अगर उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो वो मर जाएगा। बटलर कहता है कि जीजाव को ये पहले से ही पता है। वो कहती है कि क्या। बटलर कहता है कि जीजाव को पहले से ही पता है कि वो वहाँ पर मरने वाला है। शेंसी कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम खुद ही देख लो। बटलर शेंसी को एक डायरी देता है। वो कहता है कि जब मास्टर छोटे थे तब उन्होंने ये डायरी लिखी थी एंड उसने मुझे ये डायरी दी थी। जब मैंने इस डायरी को पढ़ा तो मुझे लगा कि मास्टर ने कोई फिक्शनल स्टोरी लिखी है पर ऐसा नहीं था। ये सारी चीज़ें जब रियल लाइफ में हुई तो मुझे पता लगा कि मास्टर ने टाइम ट्रैवल किया है। आगे शेंसी जीजाव की उस डायरी को पढ़ने लगती है। जीजाव ने उस डायरी में शेंसी से जुड़ी हुई सारी यादों को लिखा था। जिस तरह से शेंसी ने जीजाव को मरते हुए देखा है उससे कहीं ज़्यादा बार जीजाव ने शेंसी को अलग अलग तरीके से मरते हुए देखा है।
जीजाओ ने बहुत बार टाइम ट्रैवल किया था एंड हर बार शेंजी को उसने बचाने की ट्राई की, पर रिजल्ट सेम ही आया। एक बार तो जीजाओ ने ये सोचा था कि वो शेंजी से मिलेगा ही नहीं एंड हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में रहेगा, पर उसे न्यूज़ के जरिए पता लगता है कि शेंजी की मौत प्लेन क्रैश में हो गई है। जीजाओ ने कितनी बार इस भाग्य को बदलने की ट्राई की, पर कुछ नहीं हुआ। शेंजी ये डायरी पढ़कर रोने लगती है। बटलर उसके पास आता है। वो कहता है कि अब तुम समझ गई ना कि मास्टर क्या कहना चाहते हैं। शेंजी कहती है कि तो वो मेरी जान बचाने के लिए खुद मर रहा है। तो बटलर कहता है कि देखो तुम दोनों ने सेम चीज़ की है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मास्टर ने तुमसे कहीं ज़्यादा बार टाइम ट्रैवल किया है। उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज़ को देख लिया है कि तुम कैसे जिंदा रहोगी। उन्होंने कहा कि इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेंजी कहती है कि जीजाओ के पास तो कितनी अच्छी लाइफ है, वो कितना स्मार्ट है, फिर वो मेरी जैसी मामूली लड़की के लिए क्यों मरना चाहता है। बटलर कहता है कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता। तब शेंजी को याद आता है कि जीजाओ ने बस में कहा था कि अगर तुम खुश रहती हो तो मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ। बटलर कहता है कि वो टाइम आ गया है, जीजाओ अब मर चुका होगा। यह सुनकर शेंजी भागी हुई जीजाओ के पास हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए जाती है। जीजाओ की थोड़ी थोड़ी सांसें अभी चल रही थी। शेंजी उसे कहती है कि मुझे अब सब कुछ पता लग गया है। जीजाओ कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बस तुम्हारा एक हैप्पी एंड चाहता हूँ एंड हाँ, मेरे मरने के बाद भी तुम खुश रहना। इतना कहते ही जीजाओ मर जाता है। शेंजी टाइम ट्रैवल करके 2016 में अपने बर्थडे वाले दिन पर वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि आज ही के दिन वो जीजाओ से पहली बार मिलने वाली है, इसलिए वो जीजाओ के आने से पहले ही तायाकी के शॉप में चली जाती है एंड जीजाओ का इंतजार बाहर ही रहकर करती है। जब जीजाओ वहाँ पर आता है तो वो खुद को बुक से ढक देती है एंड उससे नहीं मिलती। आगे शेंजी अपने सारे फ्रेंड्स और अपने डैड को गुड बाय कह देती है एंड उसके बाद घर में एक वीडियो बना रही थी। उसके बाद शेंजी किसी ऊंचे पहाड़ पर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिर्फ शेंजी का बैग ही है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शेंजी की 3 साल के बाद आंखें खुलती है। वो कहती है कि मैं क्या अभी तक जिंदा हूँ। नर्स उसे कहती है कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था एंड इस एक्सीडेंट में तुमने अपना मेमोरी लॉस्ट कर दिया था। शेंजी कहती है कि मुझे तो सब कुछ याद है। उसके बाद शेंजी को देखने के लिए ह्यूतांग और उसके डैड आते हैं। शेंजी उसे पूछती है कि जीजाओ कहाँ पर है, तो उसके डैड शेंजी को लेकर जीजाओ की कब्र पर जाते हैं। शेंजी सोचती है कि ये फिर से मर गया। डैड कहते हैं कि अरे यही है वो इंसान जिसने तुम्हें एक्सीडेंट होने से बचाया है। ये सुनकर शेंजी भागी हुई बटलर के पास जाती है। वो उस डायरी को फिर से पढ़ रही थी। उसमें जीजाओ ने ये लिखा था कि शेंजी अब बस करो, पर शेंजी उसको ये एंड मंजूर नहीं था, इसलिए वो फिर से टाइम ट्रैवल करके रनिंग कंपटीशन के अगले वाले दिन पर पहुंच जाती है। वो हर बार की तरह जीजाओ को यही कन्विंस करा रही थी कि प्लीज़ तुम इस कंपटीशन में हिस्सा मत लो एंड इस बार जीजाओ मान जाता है। शेंजी कहती है कि आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना हम साथ में करेंगे। अगले सीन में शेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो मून को देख रही थी। आज फुल मून की नाइट थी एंड शेंजी को याद आता है कि जब भी मून साइकिल बदलता है तो शेंजी पास्ट को बदलकर फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। ये सोचकर वो कहती है कि ये नहीं हो सकता। शेंजी फिर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो जीजाओ उसे उठाने के लिए आया था। वो कहता है कि लेट मत होना, आज हमारी एंगेजमेंट है तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये टाइम 2018 का था एंड आज उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। सब कुछ अच्छे से जा रहा था। ये लोग जाने से पहले डांस करते हैं। तभी ही जुआन का उसे वीडियो कॉल आता है। यह सभी लोग इनकी एंगेजमेंट के लिए वहां पर आ रहे थे। तभी ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड इस एक्सीडेंट में सभी लोग ह्यूतांग, वीरेन, शावये, जुआन और चन्हान सभी के सभी मर जाते हैं। ये देखकर शेंजी काफी ज्यादा डर जाती है। जीजाओ कहता है कि शेंजी तुम क्या अभी तक नहीं समझी। शेंजी कहती है कि तो तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि अगर हम दोनों साथ में आए तो ये लोग मर जाएंगे। अगर ऐसा ही होने वाला था तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। तो जीजाओ कहता है कि शेंजी मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को देख लिया है। मैं भी तुम्हारी तरह चाहता हूँ कि सभी लोग जिंदा रहे और हम दोनों भी साथ रहे, पर तुमने क्या मेरी तरह शावये, वीरेन, ह्यूतांग, चन्हान और जुआन इनके फ्यूनरल को देखा है? नहीं ना। तो अब होश में आ जाओ और मुझे मरने दो, क्योंकि मेरे मरने से ही सब कुछ ठीक रहेगा और सभी लोग जिंदा रह पाएंगे। शेंजी नहीं मान रही थी। शेंजी को सभी को जिंदा रखना था। तो जीजाओ उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है। पहली कि तुम मेरे साथ इस डायमेंशन में खुशी खुशी रह सकती हो, एंड दूसरी चीज़ उस मिरर के टुकड़े को लो एंड किसी दूसरे डायमेंशन में जाकर इन सभी को बचा लो एंड मुझे मरने दो। चॉइस अब तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर शेंजी वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ कहते हुए जीजाओ की भी आंखों में से आंसू आ गए थे।
शेंसी जब घर के अंदर जाती है तो बटलर उसे रोकता है। शेंसी कहती है कि मुझे रोकने की ट्राई मत करो, तो बटलर कहता है कि मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, पर मैं तो आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बटलर शेंसी को एक वेडिंग की वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि मास्टर और तुम दोनों इसी वक्त पर बचपन में पहली बार मिले थे। शेंसी कहती है कि मुझे ये वेडिंग याद है, उस दिन दुल्हन के एक्स बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए तमाशा खड़ा कर दिया था, तब मैंने एक छोटे से बच्चे को बचाया था। बटलर कहता है कि वहीं सीसफ था। शेंसी को फिर से याद आता है कि सीसफ डरा हुआ था, इसलिए शेंसी ने उसे ताया की खाने को दी थी। बटलर कहता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि तुम दोनों का भाग्य किस वजह से जुड़ा हुआ है। फिर वो नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है एंड कहता है कि अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो प्लीज़ उसे बचा लो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, पर मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। शेंसी कहती है कि अगर मैं 2002 में गई एंड उसे बचा लिया तो मैं उससे जुड़ी हुई सारी यादों को भूल जाऊंगी, पर मैं ये करने को रेडी हूँ, मैं उस वेडिंग में जाऊंगी ही नहीं। बटलर कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें उस वेडिंग को अटेंड करना होगा, पर तुम्हें ये ख्याल रखना है कि तुम मास्टर से ना मिलो। और हाँ, तुम्हें उस दुल्हन के एक्स बॉयफ्रेंड को भी रोकना है, क्योंकि वो वहाँ पर वेडिंग में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। अगर तुम ये दोनों चीज़ें करने में कामयाब रही तो तुम्हारा भाग्य सीसफ से नहीं छुड़ेगा और कोई भी नहीं मरेगा। शेंसी इस बात के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो टाइम ट्रैवल करके 2002 में जाती है। यहाँ आकर शेंसी दुल्हन के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। जब वो उसे मिल जाता है तो शेंसी उसका कोट निकाल देती है, जिससे सबको पता लग जाता है कि इसने तो अपने कोट में बॉम्ब फिट किया हुआ है। सभी लोग डर के मारे साइड में हो जाते हैं, पर वो एक्स बॉयफ्रेंड शेंसी को होस्टेज बना लेता है। वो एक्स बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का सनकी था। वो चला रहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये लड़की खुशी खुशी दूसरे आदमी के साथ रहना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सभी लोग शेंसी को बचाने के लिए आ रहे थे तो वो लड़का शेंसी को लेकर वहां से चला जाता है। शेंसी उसके हाथ में बाइट कर लेती है एंड वहां से भागने का करती है, पर तभी ही वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 2018 का सीन दिखाया जाता है। शेंसी उठती है। वो उस ब्लास्ट में मरी नहीं थी, पर वो अपाहिज हो गई थी। उसका एक पैर आर्टिफिशियल पैर था। शेंसी कहती है कि मैं तो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर आज मैं किसी मसाज सेंटर में काम कर रही हूँ, पर मैं इससे खुश हूँ क्योंकि इस जिंदगी में युतांग, चनहान, चुआन, वीरेन और शाव्ये ये सभी लोग जिंदा है और अपनी अपनी जिंदगी में खुश है। एंड जीजा वो तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। आगे शेंसी अपने वर्क प्लेस पर चली जाती है। एक डिसेबल पर्सन होने के कारण शेंसी को उसकी कलीग काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रही थी, पर शेंसी उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे शेंसी जब अपने घर पर वापस जा रही थी तो वो जीजाफ की मैगजीन देखती है। अगले दिन शेंसी मसाज सेंटर में उसी मैगजीन को लेकर आती है। वो सभी से कहती है कि ये हैंडसम है ना, तो सभी कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, ये साइंटिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वैसे तुम क्या इसकी फैन गर्ल हो? तो दूसरी कोई कहती है कि इसके सपने देखना छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। शेंसी कहती है कि क्या पता किसी टाइमलाइन में ये मेरा बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर सभी कलीग्स उस पर हंसती है। कोई कहता है कि अगर तुम सपना देख रही हो तो जाग जाओ। दूसरी कोई कहती है कि तुमने क्या अपना चेहरा मिरर में देखा है? तो तीसरी कहती है कि तुम ना कुछ भी मत कहा करो। वो सारी लड़कियां शेंसी का मजाक बनाते हुए वहां से चली जाती है, पर शेंसी को इस बात से जरा सा भी बुरा नहीं लगता एंड वो अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर जीसाव आता है। शेंसी जीसाव को देखकर खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीसाव जब आ रहा था तो यूतांग से वो टकरा गया था एंड यूतांग के हाथ में जो कॉफी थी वो उसके कोट पर लग गई थी। शेंसी से जीसाव कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई टॉवेल मिलेगा। इसी सीन पर ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। मेरे ख्याल से इस कहानी के राइटर ने हमें शायद ये बताने की कोशिश की है कि हम चाहे कितनी भी बार ट्राई कर ले पर हम अपने नसीब को नहीं बदल सकते। पर लास्ट एपिसोड में उसने ये छुटाने की ट्राई की कि अगर हम कोशिश करते रहे तो कुछ ना कुछ तो हम अचीव कर ही लेंगे। सो वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। एंड हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे भी सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।